शुरू हो गई क्या? नहीं। मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सर। चलिए हम प्रेयर करके शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। Third prayer, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. बैठ जाए सभी लोग। ठीक है, हमारा जो अहिंसा का टॉपिक चल रहा है, अहिंसा कैसे प्रैक्टिस करते हैं, अहिंसा क्या है ये बता रखा है, प्रैक्टिस करने के तरीके बता रखे हैं, और एक सास बहू का उदाहरण लेके केस स्टडी हम कर रहे हैं, कैसे इस रिलेशन में हम अहिंसा अप्लाई करते हैं, यही हम इस समय कर रहे हैं। तो कल जो उसमें 3-4 तरह की बातें हैं कि महारानी सुनैना जी ने माता सीता को जो विदाई के समय बोला था, वह 4 बातें हो गई। भामती का उदाहरण हो गया, भामती कैसे डेडिकेटेड, मतलब सोचे 35 साल तक लगातार वो तेल भरती रही, उनके पति को यही नहीं पता ध्यान तक मैं शादीशुदा हूँ। तो इसको कहते हैं श्रद्धा भाव। जैसे नॉर्मल, उसमें एक चीज रह गया तो वो मैं कल कवर कर देता हूँ, बाद में ध्यान आया। नॉर्मल क्या होता है, मतलब पत्नी को या पति को भी कोई भी अच्छा काम हो आगे बढ़ के साथ देना चाहिए। ऐसा आप लोग भी देखते होंगे, होता है, लेकिन थ्योरी में ज्यादा होता है। अगर अभी नॉर्मल जब आप कुछ काम नहीं करते तो आप बैठ के बात होता है, पति पत्नी दोनों, हाँ हाँ हम ये काम करेंगे, हम ये बिजनेस करेंगे, ऐसा सिस्टम खड़ा कर देंगे, वैसा सिस्टम खड़ा कर देंगे। कोई, हाँ अभी बताता हूँ, ठीक है, हाँ देवरानी जेठानी वाला बताता हूँ। तो नॉर्मल क्या होता है कि ऐसे ही होता है। अगर आप नई नई शादी हुई है, सपोज कर नई नई शादी, हस्बैंड वाइफ बैठते हैं, आपस में बात करेंगे, चलो हम ये बिजनेस करेंगे, इस बिजनेस को ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, आप करो, हम मैं साथ हूँ, पूरा साथ दूंगी, ऐसे होता है। लेकिन जब आप करने लगते हैं, तब जब तक मुंह से बात होता है तब तक तो सब हर आदमी आपके साथ रहता है, हस्बैंड भी या वाइफ अभी कोई काम करे। वाइफ, मान लीजिए आप, हस्बैंड क्या चाहता है, वाइफ मेरे घर के सदस्यों को केयर करे, घर अच्छे से संभाले, सब कुछ करे, एक नॉर्मल ट्रेडिशनल हस्बैंड ये चाहता है। वाइफ क्या चाहती है, ये अच्छे से जाए, कमाए खाए, कमाए फिर लाए, घर में रहे, सुखी से रहे। ऐसे जब कुछ नहीं रहता तब आप बड़ी बड़ी बातें करते, अच्छा ये कर लेना, मैं बिजनेस को ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। पत्नी भी कहती हाँ मैं सपोर्ट करूंगी। आप भी चाहते हैं जो कि ये मेरी पत्नी जो है मेरे माता पिता भाई बहन रिश्तेदार नातेदार सबका ध्यान रखे, आप भी चाहते हो। लेकिन कभी देखिए दोनों का ड्यूटी करना शुरू कर दे, अगर वाइफ जो है आपके माता पिता और भाई बहन रिश्तेदार सबका ध्यान रखना शुरू कर दे, एक लेवल पे हस्बैंड ही रोकता है, क्योंकि अब इतना वो ध्यान रखने में भाई बिजी हो जाएगी, समय नहीं रहेगा उसके पास आपके लिए। तब हस्बैंड कहता है वो बस तुम्हें यही काम बचा है। यानी जो व्यक्ति आपको वो काम करने के लिए बोलता है, एक स्टेज में वही आपके उस रास्ते की रुकावट बनता है। अगर आप उस रास्ते पे चल पड़िए कि आप सबका ध्यान देना शुरू कर दिए, प्रॉपर ध्यान दीजिए, तब वो कहेगा तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। ऐसा होता है, किसी ने देखा होगा कि हाँ बहुत केयर करिए, तो हस्बैंड ही शिकायत करते हैं कि तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। या वाइफ क्या, वाइफ बोलती है हाँ आप बिजनेस करो, ये करो, वो करो, मुंह से तो बोल रहे तो भाई आप ठीक है, आप अगले 5 साल में 1 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर लो, या ये बिल्डिंग बना लो, ऐसा बिल्डिंग बना लो। और जैसे ही आप वो काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि थ्योरी में तो आप 1 करोड़ 5 साल में कमा लेंगे, जब आप सही करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, तब सुना तो वो यार 5 साल निकल गए, अभी तो 10 लाख का ही काम हुआ, टारगेट 1 करोड़ रख लिया। अब हस्बैंड दिन रात लग के काम करने लगता है कि टारगेट रखा हुआ है, वाइफ ने उसको उस दिशा में भेजा हुआ है, लेकिन वही वही वाइफ फिर आपके राह में रोड अटकाती है कि नहीं नहीं छोड़ो, ये कर दो, वो कर दो, वही आपको बोलती करो, फिर वही टांग भी आती। ये क्लियर है ना, ये सही आप देखा होगा कि आपने 2 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया काम भी करना है, क्योंकि थ्योरी मुंह से बोल देना अलग बात है, करना अलग बात है। करने में उतना आसान रहता है ना जितना डिस्कशन में हो जाता है। तो डिस्कशन तक तो मेल फीमेल दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, हाँ
ये करना वो करना, तुम ये कर लेना मैं वो कर लूंगी, तुम इस कोर्स कर लो मैं इस कोर्स कर लूँ, ऐसे सब लगता है। जब सही में करने जाइए, चाहे वाइफ परिवार वालों का ध्यान रखना शुरू कर दे, लोग कहते हैं हाँ, तमाम लोग यहाँ जाओ तुम काम करो घर का भी संभाल लेना, अब मान लो काम में ही चली गई या घर संभालने लगी, घर में शिकायत आने लगती है, आपके हस्बैंड शिकायत। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपको उस रास्ते भेजता वही उस रास्ते पे जाने से रोकता भी है। जो आपको भेज रहा वही एक लेवल पे रोकता है, क्योंकि जब भेज रहा है तो उसका भेजने में फायदा है, या वो सोच रहा है चलो अच्छा होगा, लेकिन जब आप उसी रास्ते पे और तेजी से आगे निकलना शुरू कर देते हैं, बढ़ते हैं, तब उसका नुकसान शुरू हो जाता है। जो आपको उस रास्ते भेजा है उसकी वैल्यू कम हो गई, उसको कम टाइम मिल रहा है, तो फिर वही रोकता भी। ये अनुभव है किसी का नहीं कि हाँ ये सही बात है, जो भेजता है वही रोकता भी है, जो आपको उस रास्ते पे चला देता है वही उस रास्ते की रुकावट भी बनता है, वही एक लेवल आपको रोकने लगता है, रुको बस करो नहीं जाना है। या आप, क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल में अंतर होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है। थ्योरेटिकल डिस्कशन में हाँ देखिए जय जी मेरे मायके में, यस देखिए सब सब लोग यही है, ये जल्दी ऐसे नहीं। तो अच्छे काम में आगे बढ़ के साथ देना चाहिए इतना, क्योंकि कष्ट जो आपने थ्योरी में डिस्कस कर लिया कि 1 साल में ये हो जाएगा 6 महीने में ये हो जाएगा, नहीं होता है। आपने मान लीजिए सपोज करिए कि चलो ये पुस्तक पढ़नी थी, मान लीजिए कि सपोज करिए वाइफ आपको कोई एग्जाम देने, आप उनको तैयारी कराए, उन्होंने दिया कि ये पुस्तक पढ़ के मुझे बताओ 3 दिन में 4 दिन में या पढ़ो। अब आप वो पुस्तक पढ़ने लगे, वो पुस्तक आपको इतनी अच्छी लगी, वाइफ को छोड़ो आपने भी फॉर्म भर दिया एग्जाम का, अब जो है दिन रात में यही पढ़ूंगा, देखिए फिर वही आपको रोकेगी। अभी वो बोल रही थी कि पढ़ के मुझे बताओ, अब आप पूरा एग्जाम का नोट्स बना के देने तैयार है, लेकिन वही आपको रोकेगी तुरंत कि नहीं नहीं ये मत करो ये मत करो। ऐसे ही होता है, आप एक लेवल पे जो आपको, मतलब मैं फार्मूला कर रहा हूँ, संसार का फार्मूला क्या है, जो भेजेगा वही रोकेगा, एक लाइन समझ लीजिए, जो आपको उस रास्ते भेजेगा वही उस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनता है। ये हर जगह है, आप देखिए ना कि आप नॉर्मल देखिए पिता पुत्र में क्या होता है, पिता ही आपको उंगली पकड़ के चलाता है, लेकिन वही पुत्र तो आग भी लगाता है कि नहीं। और संसार खेल है कि वही पुत्र आपको मुखाग्नि भी देगा, जिसके सुख दुख के लिए आप घूमे हैं वही पुत्र आपको मुखाग्नि देता है, वही जलाता है बेसिकली। कहीं आपका जब आप किसी को कर रहे तो यानी आप अपने जलाने का सामान तैयार कर रहे हैं, बच्चे का जलाने का सामान, यही मुझे जलाएगा भी एक दिन। तो मेरे एक ही लाइन का फार्मूला है कि जो भेजता है वही रोकता है। जो आप देखें, क्योंकि जो भेज दिया, भेजने से उसका फायदा, जब आप उस रास्ते आगे बढ़ते तो फायदा दूसरे को मिलना शुरू हो जाता है, उसका नुकसान, उसका तो नुकसान हो गया। अब वो सोचता नहीं नहीं रुको बस करो छोड़ दो जाने दो इतना ही करो। लेकिन आप कैसे, जब आगे बढ़ चुके तो आप आ नहीं सकते ना। मान लिया आप कोई काम शुरू कर दिया, कैसे आगे आ सकते, वापस कैसे आ सकते, नहीं आ सकते, क्योंकि उसी ने आपको बोला कि चलो ये काम करो 10 लोगों का भला करो। अब 10 लोगों को भले चक्कर में आप मान लीजिए जुड़ गए 100 लोगों से, अब 100 लोग आपको दिख रहे हैं कि अब कैसे आप एक व्यक्ति का करेंगे। ये होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता ही चुका आपको कि हाँ जो 80 साल की जो बुजुर्ग लेडी अपने पति को खूब गाली देती है, मैंने एग्जांपल बता रखा है। क्लियर है ये बात, चलें आगे। ये कल छूट गया था मुझे बताना कि जो भेजता है वही रोकता है, ये जान लीजिए। वह जो आपको आज कह रहा है, तमाम जैसे गार्जियन वगैरह, मैं एक एग्जांपल इसमें ध्यान आ रहा है वो मैं बताता हूँ। 2-3 साल पहले दिल्ली में दिल्ली नहीं सॉरी मुंबई में था वो, एक केस हुआ था कि एक लेडी घर में एक्सपायर कर गई, हड्डी तक गल गया, मतलब कोई उनको जानने वाला नहीं था। हुआ क्या उनका कि उनका बेटा यूएस में रहता था, यूएस में घर है उसका, वो आया अपनी मम्मी से मिलने, बॉम्बे में कुछ काम से आया, मिलने नहीं आया, वो उसका ऑफिस काम से बॉम्बे आया था। तो चलो मम्मी भी इसी शहर में रहती, गए मम्मी से मिलने चले गए। मम्मी से मिलने चले गए और वहां गए देखे तो घर खुला रहे हैं, कोई खोल ही नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली तोड़ा तो जो है बेड पे माँ की लाश मिली और कंकाल मिला, मतलब कंकाल मिला। वो कब मरी थी यही नहीं पता है लोगों को, पूरा कंकाल मिला ऐसे बेड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब पुलिस वालों को बुलाया गया, पुलिस वाले आए, ये किए वो किए। तो बोला हाँ मैं अमेरिका में रहता हूँ, माँ के साथ ही भाई मैं बात, तो बोले कब बात किए थे माँ से, हाँ मैं माँ से रेगुलर बात करता हूँ। कब बात किया पूछे लगे, बोला 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले बात किया और कहा मैं रेगुलर बात करता हूँ माँ से। तो देखे, अब फिर बाद में वो कहने लगा कि मेरी माँ ने मुझे पढ़ा लिखा के भेजा, वो जब हम लोग छोटे थे तो हम सिखाते अमेरिका जाओ ये करो वो करो, माँ ने उसको सब कुछ भेजा। फिर बेटा सही में अमेरिका चला गया, वहां जॉब थी, सेटल हो गया। अब वो कहती, माँ कहती छोड़ चले आओ, कैसे छोड़ चलाएगा, आप ही ने उसको भेजा है, अब आप ही उसको रोक रहे हैं। वो हमेशा माँ को बुलाता रहा कि मैं बोलता था इनको चलो आओ मेरे साथ रहो, ये जाने को नहीं तैयार थी। तो देखिए जो भेजता है, हाँ मुंबई घटना यही मुझे भी ध्यान है,
जो भेजता है वही रोकता है। वही माँ आपको अमेरिका भेज के सेटल करा दी और वही आपके रास्ते की रुकावट बन गई। और वो बेचारा जो है आया था मिलने, मैं इसको बेचारा नहीं कहूँ, वो भी गलत है, 1.5 साल में बात कर रहा है माँ से, कह रहा है मैं रेगुलर बात करता हूँ। वहां उसका इंटरव्यू आया, बोला मैं अपनी माता से रेगुलर बात करता हूँ। पिछली बार कब बात किया? 1.5 साल पहले। उसके पहले बात किया 6 महीने और पहले। रेगुलर यानी इसको वो रेगुलर कह रहा है। साल 1.5 साल में कहा बात हो जाए ना, उसके लिए रेगुलर है कि मैं नियमित बात करता हूँ। मैं नहीं पढ़ा था। हाँ दीदी वही, मैं भी वैसे कहीं मैंने पढ़ा तभी तो मैं बोल रहा हूँ उसको। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो भेजता है वही रोकता है। देखिए क्लियर, वो लड़का बेसिकली अपनी माँ के पास क्यों आया था? वो सोच रहा था माँ को किसी तरह मनाए, वो जो फ्लैट है बेच के माता जी को ले चले अमेरिका। वो बेचने के हिसाब से गया तो वहां देखा तो माता जी कंकाल पड़ा हुआ है। क्लियर है बात? तो ये मैं एग्जाम्पल से आपको बताया, जो भेजता है वही रोकता है। जो आपको जिस चीज के लिए आगे भेजेगा अल्टीमेट, क्योंकि जब तक उसका फायदा है वो भेजेगा, बाद में उसका नुकसान होता है। क्योंकि आप जिस चीज में इन्वॉल्व हो गए तो फिर दिक्कत होता है। पति भी चाहता है कि आप सास ससुर खूब केयर करें, अभी केयर करना शुरू कर दीजिए, देखिए दिन रात सास ससुर पीछे लग जाइए, पति ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। पति कहेगा अरे तो यही काम बचा, मेरा ध्यान ही नहीं रखती, जबकि उसके ही मम्मी पापा का आप ध्यान रख रही हैं, उसके ही बहन का, उसके ही भाई का आप ध्यान रख रहे हैं, लेकिन वही पति आपके लिए नुकसानदायक। फिर वो कहने लगता नहीं नहीं इतना मत करो। हाँ बेचारा हो नहीं सकता, यही कह रहा हूँ, बेचारा नहीं कहेंगे, मैं गलत शब्द यूज कर लिया। ठीक है अब आगे मैं चलता हूँ। ये कल एक छूट गया था, बाद मुझे ध्यान आया इसलिए। अब आके कुंती का, हाँ कुंती वाला एग्जाम्पल मैंने बता दिया था कल, मैंने बाद में आपकी क्लास के बाद लिख भी लिया। कुंती, माता कुंती से हम लोग 4 बातें सीखते हैं। बहू, मतलब घर में अगर बहू आ गई तो डिसीजन मेकिंग पावर बहू का होना चाहिए। आप सजेशन दे दीजिए बस, बहू ओनर है। ठीक है, जैसे सुभद्रा जो है जब आई तो कुंती ने बोला कि अब मालिक ये है, मुझसे मत पूछो, ये पूछो मैं इसको तो परेशान नहीं कर रही हूँ। और तीसरा है आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सन। कुंती ने बोला था मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ युधिष्ठिर, मैं जिम्मेदारी हूँ अपने तात श्री की, महाराजा धृतराष्ट्र की, उनकी जिम्मेदारी। यानी जब तक ज्वाइंट फैमिली का सेटअप है, भले हस्बैंड हैं तो वो उनका, आप उनकी जिम्मेदारी है, सास जो है, अगर हस्बैंड नहीं है तो आप पहली जिम्मेदारी उस घर की होती है जो हस्बैंड के घर वाले हैं, मतलब जेठ जेठानी या जो भी, मतलब वो ससुर हैं उनकी जिम्मेदारी। और फिर लास्ट में क्या होता है, सास हैज एडवाइजरी रोल। आप सलाह दे सकते हैं, आप अपनी बातों को लागू करवा लें, ये गलत है। सास का रोल एडवाइजरी हो जाना चाहिए, वह सिर्फ बताए, सजेशन दे, और वो भी तब सजेशन दे जब पूछा जाए। बिना पूछे सजेशन भी नहीं देना है। आपसे कोई पूछे कि हाँ ये जो है कैसे करना है, मम्मी बताइए, अम्मा बताइए, तब आप बताइए। ये होता है कि आप वो भी एडवाइजरी दे के आप ये मत समझिए हो ही जाएगा। आपने जो सोचा, आपने एडवाइस दिया, नहीं कर रहा है बेटा, नहीं कर रहा है बहू, उसका अपना टेंशन है। आपने सलाह दिया, आपका एडवाइजरी रोल है, आप ये नहीं कि मैंने कह दिया तो करना ही है, ऐसा नहीं। जो मैं अभी रियल केस डिस्कस करूंगा उसमें यही है, जो एक केस आया है तो वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। फिर ये तो हो गया। अब ननंद वाला, ननंद और जेठानी का, सॉरी ननंद नहीं, जेठानी देवरानी क्या रिलेशन होना चाहिए, जेठानी देवरानी में रिलेशन क्या होना चाहिए, इसका अगर उदाहरण देखना हो तो द्रौपदी और सुभद्रा, दो, मैं वही पूरा बताने चल रहा हूँ कैसे देखिए जेठानी को होना चाहिए, कैसे देवरानी को होना चाहिए। जब अर्जुन सुभद्रा से शादी करके आए, वहां बैठे हुए हैं, आप देखिए महाभारत में ये दिखाया 5 पांडव बैठे हैं, कोई यही नहीं डिसाइड कर पा रहा है द्रौपदी को जाके कौन बताए कि मैं शादी करके आया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही द्रौपदी के सामने जाने की, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही अर्जुन की भी कि मैं कैसे बताऊं शादी कर लिया, दूसरी शादी किया। क्योंकि द्रौपदी का नेचर जानते थे भाई, वो अग्नि से उत्पन्न हुई कन्या, गलत बात नहीं बर्दाश्त करते। द्रौपदी है किसी को टोक देना उनकी वो थी, अग्नि से उत्पन्न है तो जो फायर वाला व्यक्ति है वैसे ही होता है। तो अब सब लोग बैठे हैं, फिर युवा कृष्ण को भेजा जाए, तो कृष्ण ने अर्जुन को विदा करते समय समझाया था कि इस रथ की सवारी द्रौपदी को इनको सुभद्रा करने देना। तो सुभद्रा को बोलते हैं कि जाओ सुभद्रा, अब द्रौपदी से किसी के, अर्जुन की हिम्मत नहीं हुई रही, अर्जुन की द्रौपदी के पास जाने की हिम्मत नहीं, 5 पांडव कहें कैसे जाके बताएं, बता ही नहीं पाएंगे। तो सुभद्रा मिलने जाती है उनसे, सुभद्रा मिलने जाती है तो सबसे पहला चीज सुभद्रा अगर देखिए उसमें बोली, जाके वहां बोलती हैं, सुभद्रा तो अर्जुन की वाइफ हो गई थी, ये भी नहीं बोले कि महारानी सुभद्रा आई है,
या जाके बोली कि जाओ कह दो ग्वालन सुभद्रा आई है। सुभद्रा ने द्रौपदी के महल में जाके परिचय अपना भिजवाया कि ग्वालन सुभद्रा आई है, कृष्ण की बहन आई है। ये अपना परिचय बताया था कि मैं ग्वाले की, मतलब इसका ये पहला तो ये बात है, ग्वाले की वो आई है। और द्रौपदी खूब गुस्सा थी। द्रौपदी अगर अर्जुन को खूब डांट के भगा दिया था, अर्जुन को डांट के भगा दिया था कि जाओ यहाँ से। अर्जुन गए थे बताने, अर्जुन को डांट के भगा दिया कि तुम जो है बात मत करो मुझसे, दूसरी शादी करके आगे ऐसे थोड़े होता है। मतलब इस तरह डांटा फिर भगा। अब अर्जुन की हिम्मत नहीं हो रही है। सुभद्रा गई उनके सामने, सबसे पहला परिचय दिया। अब द्रौपदी खूब गुस्सा है। सुभद्रा ने परिचय दिया कि कृष्ण की बहन आई है ग्वालन सुभद्रा। तो वो जाती है, जो है जो दासी जाती जाके बोलती है कि एक लेडी आई है बाहर, कार्य कृष्ण की छोटी बहन है सुभद्रा। तो उसमें द्रौपदी बोलती है, उसने अपना परिचय यही दिया? बोले हाँ यही दिया, वो ग्वाले के ड्रेस में आई है। तो वो तुरंत उठ के आती हैं, तुरंत उठ के आती हैं द्रौपदी। आते ही जैसे आती है तो सुभद्रा उनके पैर छूती। तो सुभद्रा उनके पैर छूती तो कहती है अरे तुम, तब द्रौपदी कह रही हैं कि तुम कृष्ण की बहन हो, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं मेरे हृदय में है। तो वो गले लगा लेती। ठीक है, गले लगाने के बाद भी सुभद्रा फिर कहती है कि दीदी ये तो आपकी महानता है, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे चरणों में रहने दें। मैं आज आपने गले लगाया है, आज आपने मुझे हृदय में स्थान दिया है, आज के बाद मुझे नहीं, मैं इन चरणों में ही रहना चाहती हूँ, आप मुझे यहीं रहने दें। ठीक है, ये तो हुआ कैसे। ठीक है, दूसरी बात, जब महाभारत का युद्ध हुआ, पहले पूरा बताता हूँ फिर बताता हूँ क्या क्या इसमें छुपा हुआ है। महाभारत का जब युद्ध होने शुरू हो गया तो सुभद्रा उसमें वहां चली गई थी वापस अपने मायके। सुभद्रा मायके चले गए। युद्ध क्षेत्र में अकेली एक ही नारी थी, वो थी द्रौपदी। कोई नारी युद्ध क्षेत्र में नहीं था। कुंती महल में बैठी थी, गांधारी महल में थी, जो कौरव जितने उनकी सबकी वाइफें, सबकी पत्नियां महल में थी, लेकिन द्रौपदी अकेले जाके वहां बैठी थी युद्ध क्षेत्र में, पांचों पांडवों के साथ बैठी थी कि हाँ जो भी थे मान ली उनके प्रण, कि मतलब दुर्योधन के मुझे छाती का लहू पीना है, वो लेके आएंगे, ऐसा वो मान ली, इसलिए वो जाकर वहां बैठी थी कब कब लहू आएगा, सॉरी लहू से ब्लड को धोना है। उनका ये था कि मुझे इनके अपने केसों को दुर्योधन के, सॉरी दुशासन के खून से धोना है। अब भीम ने प्रतिज्ञा ली थी मैं छाती का लहू पीऊंगा, तो भीम ने तो पिया था, उनकी लहू को मतलब द्रौपदी को धुलना था। देखिए इसमें जो देवरानी जेठानी वाली क्या बात है, देवरानी को कैसे होना चाहिए। यानी यहाँ इस कहानी में जो मैं बता रहा हूँ, इसमें द्रौपदी जेठानी है और सुभद्रा देवरानी। जब देवरानी आए तो सबसे पहला चीज, उसको जेठानी के पास अपने मायके का घमंड लेकर नहीं जाना चाहिए। मेरा तो मायका ऐसा है, मेरा मायका वैसा होता है। लड़कियां बड़े घर की आ गई, हो सकता है जेठानी आपकी जो है कम पढ़ी लिखी है, या आपके जेठ जी पढ़ नहीं पाए थे, उनकी शादी नॉर्मल हो गई है। आपका जो पति है छोटा भाई था, अच्छे से पढ़ लिया, बीटेक या एमटेक या एमबीए कर लिया, फॉरेन रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, आपकी शादी आप हाई फाई घर की है, लेकिन जेठानी आपकी एकदम डाउन है। अब वहां जाके आप मायके का कभी नहीं बताना चाहिए, कभी भी जेठानी के पास मायके का ठप्पा लेके नहीं जाना चाहिए। जेठानी से रिलेशन बने तो बिल्कुल जैसे कह रहा हूँ कि हृदय मतलब पैरों में रहिए, तब ये बेस्ट होता है। देवरानी काम है कि जेठानी के पैरों में रहना ही चाहिए। और दूसरा, जेठानी का क्या फर्ज है कि हमेशा उसको हृदय से लगा के रखे। वो पैरों में रहने की कोशिश करे, वो हृदय में लगाने की कोशिश करे कि हाँ ये मेरे लिए बिटिया जैसी, जैसे अपनी बिटिया को आप रखती हैं, जेठानी का ये ड्यूटी है कि देवरानी को एकदम बिटिया जैसी रखे। और देवरानी का जो दो ही ड्यूटी है कि वो पहले बात अपने मायके का घमंड नहीं दिखाएगी, वहां से मायके का ठप्पा जाके आप जेठानी को न दिखाएं। और दूसरा चीज जो है, हमेशा उनके पैरों में रहे, लेकिन उसके लिए द्रौपदी जैसी जेठानी भी होनी चाहिए। द्रौपदी कैसी जेठानी थी, जब परिवार में आपदा आई, परिवार में परेशानी आई, तो क्या किया, अपनी देवरानी को आराम से रखा। देवरानी तुम जाओ मायके जाओ, भेज दिया वहां पे, कृष्ण के पास भेज दिया, यानी मथुरा चले गए, द्वारिका में जाके भेज दिया, और युद्ध क्षेत्र में अकेले जाके बैठ गई। ऐसी जेठानी होनी चाहिए, जब परिवार में समस्या जाएगी एकदम ढाल की तरह खड़े हो जाना है। देवरानी तो एकदम भले कितना हो, लेकिन बच्ची है, उसको हो सकता है आप 70 साल के हो, 65 साल की हो, लेकिन समस्या अगर खड़ी हो गई परिवार के सामने, तो सबसे पहले आगे कौन जाएगा, जेठानी जाएगी। जेठानी की ड्यूटी होती है कि आप आगे बढ़ के करिए। युद्ध क्षेत्र में से मैं कह रहा हूँ, वहां तो द्रौपदी युद्ध क्षेत्र में जाकर बैठी हुई है, कोई भी फीमेल नहीं है उस,
महाभारत के पूरे युद्ध क्षेत्र में एक ही फीमेल थी, वो थी द्रौपदी। तो ये मैं समझा पाया जेठानी देवरानी क्या। परिवार में कोई समस्या आए तो जेठानी को आगे बढ़ के ही झेलना है उस समस्या को, आगे बढ़ के। देवरानी के लिए एकदम रिलैक्स वाला, फिर जाओ तुम अपने मायके जाओ, या तुम ये करो, तुम रिलैक्स रहो, जब तक मैं हूं तुम्हें क्या टेंशन है, मैं देख रही हूँ। ऐसे कहाँ है कोई जेठानी ऐसा, कोई कह सकता है कि मेरी जेठानी ऐसी है या मैं ऐसी जेठानी हूँ? नहीं होंगे, बहुत टफ होता है। कोई बताइए, कोई कह सकता है ऐसा कोई एग्जाम्पल कि हाँ ऐसा है, मैं देखा हूं? बहुत ही टफ होता है, ऐसा हो जाना बहुत टफ है। मैं ऐसे एक दो एग्जाम्पल जानता हूँ, एक दो एग्जाम्पल वास्तव में जानता हूँ। मैं देखा हूँ, जैसे जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ, 5 बेटे बेटी हैं, 5 बहुएं हैं, जो सबसे बड़ी हैं, वो इतना अच्छे से घर को संभाल रखी है, मतलब आज की डेट में उनके बिना घर की कल्पना नहीं की जा सकती कि कैसे सबसे बड़ी बहू है, पूरा ऐसे कहते हैं घर को बांध के रखा हुआ है। ससुर भी यही कहते हैं कि ये जो है अगर ना हो तो मेरा घर पता नहीं क्या हुआ। जो ससुर है उनसे मेरा संबंध अच्छा है, तो वो जो है यही वो बात कहते हैं, वो कहते हैं हाँ मेरी बड़ी बहू ने पूरे घर को संभाल रखा है। जबकि जो बाकी 4 बहुएं, खूब लड़ाई झगड़ा दुनिया भर का होता है, लड़ाई झगड़ा सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें फर्क नहीं पड़ता। जो बड़ी मतलब बहू है कुछ फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई झगड़ा के बावजूद भी प्रॉपर ध्यान रखना, सब कुछ करना, एक एक चीज होता है। अगर सेम सिचुएशन में उल्टा हो, जेठानी की जगह देवरानी हो तो क्या करना चाहिए? मैं समझा नहीं दीदी, एक दीदी जो कि प्राइवेटली मैसेज करी, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने लिखा है अगर सेम सिचुएशन उल्टा हो, देवरानी की जगह जेठानी की जगह देवरानी हो तो क्या करना चाहिए जेठानी को? समझा नहीं दीदी, मैं तो देवरानी जेठानी का धर्म बता रहा हूँ। देवरानी क्या करना चाहिए मैंने बता, क्या करना चाहिए जेठानी को यही करना चाहिए कि देवरानी को बिटिया मानना है। वो भले आपसे 1 साल छोटी, लेकिन एकदम आप उसको वही सुख देंगी जो आप अपनी बिटिया को देती। कोई परेशानी होगी तो आपको आगे बढ़ना है। देवर के 50 लाख रुपए लोन उतारा, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा ही करना चाहिए। देवरानी का ही काम, अगर देवरानी है तो देवर देवरानी को कष्ट नहीं होना चाहिए, ये जेठानी की ड्यूटी। ठीक है, ये क्लियर है, फिर मैं आगे चलता हूँ। सब लोग लिखे हाँ देवरानी जेठानी क्लियर है, फिर मैं आगे चलूँ। अब आ जाता है उनकी बारी। बेटे का क्या रोल है, बेटा कैसे मैनेज करे? बेचारा देवरानी मतलब माँ और उसके बीच पिसता रहता है, माँ और पत्नी के बीच पिसता रहता है। मेरी मम्मी और उनकी जेठानी ऐसे, हाँ दीदी ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। मैं भी जैसे मैं अपने आसपास सैकड़ों लोग जानता हूँ, लेकिन उन्हीं एक को जिनको मैं कहना, और मैं किसी को नहीं जानता हूँ। नहीं तो देवरानी जेठानी तो ऐसा है बिल्कुल, मतलब देखना नहीं चाहते एक दूसरे को। ज्यादातर केस ऐसे 99% ऐसे ही है कि देखना नहीं चाहते। फंक्शन मतलब ऐसे ही बगल बगल घर है और साल में एक बार दर्शन होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, देखना नहीं चाहते। कहीं फंक्शन में गए सबके सामने जाना है तो ठीक है। अच्छा अब मैं आगे चलता हूँ फिर। अब बच्चे को, बेटे को क्या करें, बेटे का रोल जो है देखिए, बेटे का रोल क्या होना चाहिए। बेटा चूंकि सास और बहू, सास भी उसकी जिम्मेदारी है, उसको सास का भी ध्यान रखना है और बहू का भी ध्यान रखना है। इसमें हमेशा सब लोग पूछते रहते मैं क्या करूं। ऑफिस से आप आए, मान लीजिए ऑफिस से आप आए, अब ऑफिस से आए तो किसके पास जाके बैठेंगे? सास के पास जाएगा, बहू के पास बैठे? सास के पास अगर जाके बैठे तो बहू को जो है, मतलब वाइफ का जो है मुंह फूल जाता है कि देखो आते ही जो है ममाज बॉय है, माँ के आंचल में घुस गए। बहू ऐसा चिढ़ाएगी, जो पत्नी है ये चिढ़ाएगी। और क्या कहते हैं, और अगर आप कहीं जाके बहू से बात करिए, ये देखो बीवी का गुलाम हो गया, अब मेरे लिए कोई वैल्यू, मेरी कोई वैल्यू नहीं इसके, ऐसे ही होता है। माँ आपको ये कहेगी, बहू ये कहेगी। आप एक सामान लेके आए, माँ के लिए साड़ी लेके आए, अब बहू के लिए नहीं लाया, चाहे बहू को एक दिन पहले ही ले आए थे सब कुछ, लेकिन तुरंत शिकायत है मेरे लिए नहीं ला सकते थे, एक और नहीं ला सकते थे, ये हो जाएगा। और आपने बहू के लिए कुछ किया तो ये माँ के मन में फीलिंग आ जाती है कि देखो बहू कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा है। इसके लिए मतलब बेटे का जो रोल है बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही उसको मैनेजमेंट मतलब उसको बहुत ही संभल के चलना पड़ता है। कब कब बैलेंसिंग, कब इधर से उधर हो जाए, कौन नाराज हो जाए, दोनों को आपको मना के रखना है। उसका तरीका है
कि हमेशा आप ये देखिए, आप दोनों का इंटरेस्ट देखिए, सास और बहू का, उसके बीच एक वो बनाए, क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, एक बैलेंस बनाए और स्टैंडर्डाइज करें। यानी सास को पता होना चाहिए कि मैं बहू के साथ कैसे रहता हूँ, अब बहू को पता होना चाहिए मैं माँ के साथ कैसे रहता हूँ। ये हमेशा ध्यान, ये बेटे की जिम्मेदारी होती है, वो चाहे माँ हो और चाहे पत्नी हो, दोनों को ये बात समझा देनी है कि बहुत ही क्लियर, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है लेकिन बनना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं करेंगे प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब है, बहू को पता होना चाहिए कि ये माँ के साथ ऐसे रहते हैं, कि ऑफिस से आते हैं तो ये 10 मिनट माँ के साथ बैठेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना उसके दिमाग में, मैं बैठूंगा जैसे मानो तुम बताओ, ये अपना जो व्यू है बता दीजिए कि मैं आधे घंटे माँ के साथ रहूंगा, उनका हाल चाल पूछने के बाद चाय मैं उन्हीं के साथ पीऊंगा। नहीं, होता यही है, आप आए माँ के साथ चाय पीना शुरू करिए, अब बहू मेरे साथ चाय नहीं पी, आज तक मेरे साथ 1 कप चाय पिया है, दिन भर आप चाय घुमा टहला, उसके मतलब अगर आप माँ के साथ चाय पी रहे हैं तो उसका यही शिकायत रह जाएगा, आज तक मेरे साथ 1 चाय पिया है, चाय के अलावा सब कुछ किया वो सारा भूला जाएगा, चाय के अलावा सब कुछ किया सब भूला जाएगा। या माँ के साथ भी यही हो सकता है, अगर आप आए पत्नी के साथ पहले बैठ के चाय पीते हैं, कमरे में बैठ के चाय पीते हैं, अब माँ तुरंत सिखा के आज तक मेरे साथ 1 बार चाय पिए, कितना दिन हो गया, यही सिखा के और कुछ नहीं करेंगे। तो जैसे मैं कह रहा हूँ आपको एक स्टैंडर्ड बना देना है कि हाँ चाय मैं बहू के साथ ही पीऊंगा, खाना मैं आपके साथ खाऊंगा, वॉक मैं यहाँ चलूंगा। ये हस्बैंड सॉरी बहू और सास दोनों को पता होना चाहिए मेरे बेटे ने भाई ये स्टैंडर्ड अपना बनाया है, वो इसी हिसाब से बिहेव करे। जैसे आप स्टैंडर्ड बना लेंगे तो आप देखेंगे किसी कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। आपने एक नियम बता दिया भाई मुझे चाय इन्हीं के साथ पीना है, मुझे मॉर्निंग वॉक इन्हीं के साथ जाना है, मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगा तो माँ के साथ करूंगा या पत्नी के साथ करूंगा या बेटे के साथ, स्टैंडर्ड बता दिए तब किसी कोई दुख नहीं होता, उसको पता है कि ये इसने डिसीजन लिया है। हम दोनों काम अम्मा के साथ ही करते हैं, हाँ यदि अम्मा के साथ करते हैं तो जैसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब जैसे आपके हस्बैंड फिर शिकायत कर सकते हैं इस बात का, ठीक है, अगर अम्मा साथ कर रहे हैं तो ये भी गलत बात है, दोनों काम अम्मा साथ ही करते तो ये दोनों आपको ये दीजिए जो भी है स्टैंडर्ड, मतलब सिर्फ अम्मा साथ कर रहे हैं तब गलत है, बाकी हस्बैंड साथ जो काम कर रहे हैं आपको स्टैंडर्ड बना देना, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ, मतलब दोनों के लिए कर रहा हस्बैंड नहीं, लेकिन ये रोल है कि आपको एक स्टैंडर्ड बनाना जरूरी है, स्टैंडर्ड से डेविएट होंगे तब सामने वाले को समस्या होती है। अगर आप रोज चाय पीते हैं, आज आप चाय नहीं पिए माँ के साथ, मान लीजिए या पत्नी के साथ चाय बना पीने का, लेकिन माँ को ये बात पता होनी, यानी अपोजिट पार्टी को पता होना चाहिए कि ये ऐसा वहां काम करता है, ये आप बताते नहीं तो उसमें क्या माँ बैठ के टेंशन ना, तक मेरे साथ 1 चाय नहीं पिया, मेरे साथ 1 चाय नहीं पिया, आप क्लियर कर दीजिए कि मैं चाय वहां पीऊंगा, वाइफ के साथ बैठूंगा बंद कमरे में, जैसे भी है जो आपको लग रहा है कि मैं अकेले बैठ के चाय पीऊंगा थोड़ा वाइफ से, फिर आधे घंटे में आपके साथ रहूंगा, आधे घंटे आता फिर हम लोग वॉक करने जाएंगे, जो भी ऐसे जो टाइम है, जनरली घर में लड़ाई यही होता है कि माँ कहती बेटा मेरे लिए समझ नहीं था, बहू कहती मेरे लिए समझ नहीं था, ये मम्माज बॉय है, मम्मी का जो है गुलाम हो गया है, बहू का माँ कहती है ये, मतलब माँ कहती है बहू का गुलाम है, बहू कहती है बस माँ की बात सुनते, बस माँ के जो है आंचल में घुसे रहते हैं, इनको वही नहीं जो है समझ में आता, दोनों की शिकायत यही रहती है। तो शिकायत इसी लगती है आप स्टैंडर्ड बना के बताते नहीं है, एक बार आप बता दी ये मेरा डिसीजन है, ऐसे आपको रहना है, ऐसे आपको रहना है, ये बेटे की जिम्मेदारी है, बहुत स्ट्रिक्टली, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, स्ट्रिक्ट बन के आप फॉलो करेंगे चीजें बैलेंस रहेंगे, कोई किसी शिकायत नहीं रह जाएगी। बिल्कुल दोनों साथ बैठ चाय, बिल्कुल क्यों नहीं, मैं थोड़े कह रहा दोनों साथ बैठ के चाय मत पीजिए, लेकिन दोनों साथ बैठ के तो अच्छी बात है, दोनों साथ वॉक करने जाए दोनों साथ की अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है उसमें शिकायत क्या होती है ना, आप दोनों साथ बैठ चाय पिए तो पत्नी का शिकायत रह ही जाता है, कभी आप तो मेरे साथ बैठ चाय पियो अकेले, कुछ बात करना तो मैं किससे करूं, ये होता है जी, कभी माँ कहेगी मुझे कुछ शिकायत ही करनी है बहू की तो मैं किससे करूं, ये होता है। तो अलग अलग समय दोनों का होना चाहिए, कुछ एक स्टैंडर्ड समय ऐसा हो, आप आधे घंटे के लिए सही 15 मिनट सही, लेकिन माता के साथ अकेले रहें, ऐसे ही पत्नी के साथ अकेले समय बिताना बहुत जरूरी है, उनको कुछ ऐसी बात करनी है जो नहीं कर सकती साथ सामने, तो किसका कहेंगे बताइए, ससुर के बारे में कुछ बोलना, मान लो कुछ ससुर की शिकायत करनी है, ससुर भी होते हैं बहुत खराब ससुर होते हैं, अब ससुर के बारे में कुछ बोलना सास के सामने थोड़े बोल देंगे, वो आपसे बोलेंगे, तो इंडिविजुअल टाइम होना चाहिए, प्राइवेट टाइम जिसको कहते हैं, प्राइवेट होना चाहिए, माँ के साथ भी आपको प्राइवेटली रहना चाहिए और पत्नी के साथ भी अलग अलग टाइम पे, कभी पिता के साथ भी रहना चाहिए,
कुछ टाइम स्टैंडर्ड होना चाहिए। चले पिता के साथ हैं, ठीक है, मैं वीक में 1 घंटे पापा के साथ मंदिर जाऊंगा, उस मंदिर में जाने में ही सब बैलेंस बन जाता है। आप मंदिर जाते हैं तो वहां रास्ते भर जाने में 1 घंटा लगता है, आने में 1 घंटा लगा, आप बातचीत करते हैं, बस यही बना लीजिए कि मैं हर पापा के साथ जो है हर महीने हर मंगलवार को गंगा नहाने जाऊंगा, हर मंगलवार की मंदिर दर्शन करूंगा, इसी में खुश रहेंगे वो लोग। मम्मी के साथ यही नियम बना ली कि हर मंगलवार को मैं आपको यहाँ हर संडे को ले चलूंगा, आप देखिए उसी में खुश रहेंगे। क्योंकि उनको 1 घंटे टाइम मिल गया, जब आप गए तो प्राइवेटली बात हो गई, उनको भी लगा कि हाँ मैं बेटे से कुछ भी कर सकती हूँ इस दौरान। क्लियर है ये बात? बेटे का जो रोल बताया स्टैंडर्ड, जहां आपको 2-3 जगह तो आपको बिना स्टैंडर्ड बनाए करने में ही दिक्कत होती है। आगे चलें, कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग यहाँ तक पूछ सकते हैं। अब यहाँ एक बड़ा टॉपिक अब जो है अगला शुरू होता है कि अब ये तो तीनों रोल हो गए, लेकिन अब होगा क्या? कोई नहीं करता है तब क्या होगा? कोई सास ने सास का रोल नहीं निभाया, बहू ने बहू का रोल नहीं निभाया, और बेटे ने बेटे का रोल नहीं निभाया, तब हम क्या करें? यहाँ किसी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए, फिंगर रेज करें, मैं एकदम आ रहा हूँ। पहले स्क्रीन पे कोई नहीं है, दूसरे स्क्रीन पे हाँ दिनेश सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बताएं। सर एक मेरे दोस्त से घर एक घटना हुई थी। वो माँ आवाज कट रहा है सर, आ नहीं रहा। और तीनों चार थे, बहुओं के बारे में कुछ का शिकायत कर रही थी। आवाज वो कट गया। 4 लड़के थे, 4 लड़के थे, अपनी माँ के साथ बैठते थे सर। हाँ सवेरे तो हाँ बातें कर रहे थे, जैसे माँ कह रही थी बहुओं की बुराई वगैरह लगा लो, उनकी शिकायत कर रही थी। तो वो एक लड़का था, लड़के उनके बड़े भाई का लड़का था, वो साथ में बैठा था। उसने फोन की रिकॉर्डिंग खोल के सर हाँ और रिकॉर्डिंग कर ली उनकी बातें। वो माँ की शिकायत कर रही थी, बहू की शिकायत कर रही थी ना वो। तो हाँ उन्होंने जब वो बातें होने के बाद लास्ट में वो अपनी माँ के सामने कर दी। हाँ वो घर में इतना जूता बजा सर, पूछो ना। वो कह रही है अपने आदमियों को कि भाई आपने ऐसे ऐसे अपनी माँ की ऐसे शिकायतें सुन रहे हो, आपने माँ धमकाई नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो घर में इतना जूता बजा सर पूरे नहीं, कई दिनों यही मैं के कह रहा हूँ लिए। सर। तो यानी देखिए अब यहाँ बेटे का जिम्मेदारी है, जब माँ के साथ आपको प्राइवेटली रहना है, क्योंकि कुछ भी दिक्कत हुआ, बहुत दिक्कत हो सकता है, तो किसको बताएंगे? तो ये जैसे उस केस में बेटे को वो रिकॉर्ड गलती ये रही ना सर। हाँ, गलती ये रही ना सर, वो उन्होंने लड़के को साथ बैठा लिया, उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं कर लिया, अपनी माँ के नहीं भाई, सामने रख दी तो वो रिकॉर्डिंग वो प्राइवेट साइड समय नहीं हुआ ना सर, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप बेटे अपने बेटे के लिए बैठे हैं, तो बेटा के साथ दादी बैठी तो दादी से ज्यादा भाई उसको माँ प्यारी है, उसने रिकॉर्ड कर लिया, तो नहीं करना चाहिए सर यही। में। मियाँ बीवी के संबंध बिगड़ गए ना सर घर में उधर। ऐसे ही होता है सर, मैं मियाँ बीवी के संबंध भी। हाँ ऐसे ही, जैसे इसका मैं यही बताऊं कि अब चलिए मैं हस्बैंड वाइफ वाला आगे बताऊंगा। मैं ब्रह्मचर्य क्लास बहुत डिटेल बताऊंगा, हस्बैंड वाइफ की कैसे रिलेशन होनी चाहिए जब भी ब्रह्मचर्य क्लास हो। अभी यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अगर कोई अकेले मदर की फेवर करे, हाँ ये तो है दीदी, ये तो हो जाएगा हमारी सही बात। हस्बैंड जो है कोई मदर के पीछे लगा हुआ है, वाइफ का देख ही नहीं रहा है, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। ऐसे दीदी मैं केस जानता हूँ, हस्बैंड वाइफ का करना चाह रहा है, वाइफ के पास इस समय नहीं, अपने ही काम इतना बिजी, चाहे नौकरी में है, चाहे पढ़ाई में है, या कहीं कुछ कर रही है, टाइम ही नहीं। तो ऐसे भी एक ऐसे केसेस हैं दीदी, अलग अलग केस है, मैं उसको डिस्कस करता हूँ अभी लाइन से। पहले अब टॉपिक, अब जैसे देखिए हस्बैंड का भी रोल बता दिया, सास का भी बता दिया, बहू का बता दिया। इन तीनों में से कोई भी अपने रोल से हटता है तो घर में कलह मचना स्वाभाविक है। सास को अगर वो कुंती न बने, बहू अगर सुनैना जी की बातों न फॉलो करे, और बेटा बैलेंस न बनाए, तीनों में से कोई भी हटा, यानी जो ट्राइपॉड है, जैसे आप कहते हैं ना कि स्टूल है, तिपाया स्टूल है, इसी पे गृहस्थी टिकी है। अगर 3 पाव में से कोई एक सही से परफॉर्म नहीं किया तो स्टूल का डामाडोल होना, डगमगाना एकदम तय है। तो घर में कलह मचना स्वाभाविक है अगर कोई भी अपने रोल से हटा। anyone deviates violence will result, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि हाँ पक्का वायलेंस होगा ही होगा, हिंसा होगी ही होगी। ये क्लियर है? फिर मैं आगे चलूं, फिर दूसरी केस पर, जब मैं केस स्टडी जो है वो लेता हूं कि हाँ ये समझ में आ गया, अगर कोई भी एक अपने धर्म से, अगर हस्बैंड जो है स्टैंडर्ड ना बनाए, वाइफ वैसा ना बिहेव करे, सास वैसी ना बिहेव करे, तो पक्का लड़ाई होना तय है। घर में लड़ाई झगड़े कलह जो भी है दुनिया भर के हो ही जाएंगे। अब मैं वो टॉपिक बताने चल रहा हूँ।
अब अगर कोई ऐसा कर रहा है तो कैसे निपटें। मान लीजिए आप सास हैं, आप बहू हैं, आप बेटा हैं, सास ने मतलब जो है बहू है, सास नहीं सुन रही है, पति नहीं सुन रहा है, या आप बेटा हैं लेकिन सास माँ ही आपकी नहीं समझ रही है, या बहू आपकी समझने, वाइफ आपकी समझने को तैयार नहीं, तो क्या करेंगे, माँ ही नहीं समझने को तैयार है, ऐसा भी लोग हैं। ठीक है, तो तब उस केस में करेंगे क्या। आप सास हैं, जो है बहू नहीं सुन रही है, बेटा भी सुनना बंद कर दिया है, कोई भी डेविएट करेगा तो पंगे होंगे। तो अगर पंगे हो गए हैं, डेविएट करा, तो कैसे निपटना है, ये मैं बताने चल रहा हूँ। तो इसके लिए जो कल मैं लाइव केस था, आप ठीक है, आपके देश योग से ही एक केस आया है कि सर आप कभी ये केस डिस्कस करिएगा, तो मैंने बोला हाँ जब कभी क्लास होगी तो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आज बहुत जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनका प्रश्न आज आ गया है, और मैंने उनको इनवाइट बोला भी था कि आप ये क्लास अटेंड करिएगा, तो वो इस समय क्लास में है भी जिनका केस है। ठीक है, तो केस क्या है वो मैं बताता हूँ। केस यह है कि शादी हुई, मतलब एक हस्बैंड वाइफ की शादी, लड़का लड़की शादी हुई, और हस्बैंड जो है वो माँ का, जैसे कहते हैं ममाज बॉय था, मम्मी के साथ रहना, खाना पीना, सोना जागना, ये सब था। शादी होने के बाद वाइफ आई जो है, वाइफ अच्छी खासी पढ़ी लिखी, कल मैंने बताया था, वाइफ पढ़ी लिखी है, हस्बैंड कम पढ़ा लिखा है, सेम कास्ट थे, दहेज की वजह से दहेज जितना फिक्स हुआ उतना दहेज एक्सचेंज हो गया, शादी हो गई। और शादी होने के बाद हस्बैंड जो है, क्योंकि मम्मी के साथ फादर नहीं थे, तो हस्बैंड वो मम्मी के साथ सोता था अपने, और वो शादी के बाद भी वैसे ही रहा, शादी के बाद पत्नी साथ आता ही नहीं था, अपनी मम्मी के साथ ही सोता था। ठीक है, ये सब कुछ था। और शादी के बाद एक तरह का वो परेशान करना शुरू कर दिया कि दहेज कम लाए, दहेज, जबकि जितना बातचीत हुई उतना दहेज मिल गया था, उतना कैश पेमेंट कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी दहेज कम लाए। अब ये जो लड़की है जिनकी बात कर रहा हूँ, ये अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, यहाँ आके अपना काम शुरू कर दिया। इनके घर में चूंकि ये था कि उतना दहेज मतलब और दहेज नहीं दे सकते थे, इन्होंने बोला ठीक है मैं पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, डॉक्टर है जिनकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर है, तो इन्होंने अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिया, प्रैक्टिस शुरू कर, अच्छी खासी कमाई आने लगी। अब उसको भी जो है देने लगे अपने पति को, पति उतना नहीं कमा रहा है, पति लोअर लेवल पे है, पति और सास को देने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी, सारी कमाई देने के बावजूद भी शिकायत वहीं की वहीं, तुम ये नहीं लाई, तुम वो नहीं लाई, तुम ये नहीं किए, तुम वो नहीं की। अब जबकि प्रॉपर बहू पूरी इनकम अपनी दे रही है अपने पति को, ये केस है। और फिर चूंकि अच्छा जो पति था, पति का कुछ समस्या है, अपना फिजिकल समस्या है, बच्चे नहीं हो सकते थे, इसलिए वो भागता था इन चीजों को लेकर। फिर बड़े मुश्किल से उनके बच्चे हुए भी, 2 बच्चे भी हैं, बहुत ही मुश्किल से, जैसे बताया कि हाँ बड़ा जतन करना पड़ा उस चीज के लिए, लेकिन किसी तरह बच्चे हो गए। लेकिन पति वैसे ही दूरी बना के रहता है बिल्कुल, आज भी शादी को 18-20 साल हो गए हैं, और माँ के साथ ही रहता है, माँ की सुनना। और माँ भी क्या है कि बच्चे को कब्जा करके रखना, उसको समझाती हैं, बंद कमरे में आके मारता पीटता भी है, ठीक है, बंद कमरे में मारता है, ऐसे मार पिटाई ऐसे बाहर नहीं किया, लेकिन बंद कमरे में मारता भी। तो अब ऐसे लोगों को साथ कैसे डील, मतलब ऐसा सिनेरियो, इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए वो मैं बताने चल रहा हूँ। केस समझ में आ गया सभी को, ये रियल केस है, कुछ भी इसमें हवा में नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम रियल केस है। अब उनका ये कहना है कि हाँ अब इस केस में मुझे क्या करना चाहिए, शादी को 18 साल हो गए, ना हस्बैंड सुनता है, ना क्या कहते हैं, ना सास सुनती है, सास भी एकदम कब्जा करके रखी है। देखिए इन दोनों केस में क्या है, सास को डर है कि मेरा जो है बेटा अगर चला गया तो मेरा कौन केयर करेगा, असली डर ये है सास को। पति का जो डर है उसको, पति का डर ये इससे ज्यादा ये कि उसका फिजिकल इनकैपेसिटी, कहीं वो बात बाहर न निकल आए, फिजिकली वो बहुत इनएक्टिव है, बड़े मुश्किल से कुछ नहीं तो उसको अपना बेइज्जती फील होता है। यही वजह से वो दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शन लगाता है पत्नी को कि तुम मेल मरीज नहीं देखोगी, ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी, ऐसा नहीं करोगी, दिन भर गाली गलौज करता रहता है। उद्देश्य है कि वो अपनी कमी छुपाना चाहता है, और तमाम लोग हर जगह बुराई करना, ये सब चलता है। तो अब इस केस में क्या करना चाहिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि हाँ इस केस में क्या करना चाहिए। ये मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, आगे ये पॉइंट जो है छोड़ दूंगा, ठीक है। आगे ये पॉइंट जनरली आता है, चूंकि ये केस आ चुका है, इसलिए मैं वो एग्जाम्पल जनरली जो मैं बोलने चला, ये मैं स्वाध्याय वाली क्लास में बताता हूँ। लेकिन अब यहाँ आ गया तो मुझे लग रहा है कि यहाँ वो बताना जरूरी, तो बेहतर समझ में आ जाएगा। रामायण अभी अभी खत्म हुआ है, सभी लोगों ने रामायण देखा। भगवान राम विष्णु के अवतार थे,
तो अगर मैं आपसे एक व्यक्ति पूछूं जो है कि रामायण को और भगवान राम को राम बनाने में, राम जो कर पाए काम, सबसे अच्छा योगदान किसने दिया? राम को राम बनाने में किसका रोल सबसे ज्यादा रहा है? सीता का, कौशल्या का, कैकेयी का, रावण का, किसका आप कहेंगे? ये मैंने डिस्कस किया कभी यहाँ लेवल 3 में डिस्कस किया कि नहीं किया सर। देखिए मुक्ता दी लिख रहे हैं कैकेयी का, सीता का, और मीना सर लिख रहे हैं कैकेयी का, सीता भी लिख रहे हैं, जिसका भी कहिए, सीता का। राम को राम बनाने में सबसे अच्छा रोल किसका रहा है सबसे ज्यादा? भाई रावण का भी रोल है, ऐसा थोड़ी रावण नहीं तो राम क्या बनते। रावण ने राम को महत्व दिया। देखिए ज्यादातर लोग सीता लिख रहे हैं, एक दो लोग कैकेयी लिख रहे हैं, कोई रावण ने लिखा, कोई कौशल्या भी नहीं लिखा, ठीक है, कैकेयी लिख रहे हैं। मंथरा का, ये भी सही बात है, मंथरा का भी रोल था। ठीक है, सभी लोग सही हैं इसमें, सभी लोग सही हैं इसमें, कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। सभी का कुछ न कुछ रोल रहा है, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति चुनना हो तो किसको चुनेंगे वो मैं बताने चल रहा हूँ। भगवान विष्णु जब ये अवतार ले रहे थे, जब उनकी प्लानिंग, यानी जब कहीं फाइल चल रही थी अवतार लेने वाली कि अब मैं जा रहा हूँ बर्थ लूंगा, जब फाइल मूव हो रही थी तो उसमें ये हुआ कि इनकी माता का रोल कौन निभाएगा। तो तीनों, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को बुलाया गया, और उस समय जो है ठीक है बुलाया गया, और उनको भगवान विष्णु ने उनको ऑप्शन दिया कि देखिए मैं अब अवतार अपना फाइल चला रहा हूँ, फाइल साइन करने वाला हूँ, इस फाइल में आपका रोल रहेगा, आप मेरी अम्मा बनेंगी, और आपको मुझे वहां पे वनवास भेजने का कलंक लेना है। तो कौन लेगा? वहां कहा जाता है कि ये इन्होंने मना कर दिया। कौशल्या में बोले नहीं मैं ये काम तो नहीं करूंगी, आप विष्णु का अवतार हैं, मैं आपकी माँ बन जाऊंगी ठीक है, लेकिन मैं आपको वनवास भेजने का काम नहीं कर सकती हूँ, ये पाप तो मुझसे नहीं होगा। फिर सुमित्रा ने को मना, सुमित्रा ने मना कर दिया, नहीं मैं भी ये नहीं करूंगी, मैं क्यों पाप लूं, आप ईश्वर हैं, ईश्वर को मैं वन भेजने का पाप लूं। कैकेयी की जब बारी आई, देखा कैकेयी ने कि अब कैकेयी ने देखा कि दोनों पीछे हट गई, अब मैं ही बच रही हूँ। कैकेयी ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं भेजने के लिए तैयार हूँ, मैं ये पाप, ये आपको राम, आप वहां अवतार ले रहे हैं तो आपको राम बनना जरूरी है, राम बनने के लिए आपको जंगल जाना जरूरी है, तो कोई तो आपको जंगल भेजेगा, तो चलिए ये पाप मैं ही ले लेती हूँ। इस आपको आपका, मैं भगवान की, ये बोले कैकेयी ने बोला ये भगवान की अच्छी सेवा है कि मैं भगवान के काम में मैं किसी तरह मदद कर पाई, तो ये अच्छी सेवा है मेरे लिए, ठीक है। तो कैकेयी ने अपने खाते में आगे बढ़ के ये पाप लिखवाया कि मैं ही आपको वनवास भेजूंगी, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं। तो भगवान विष्णु उसमें बोलते हैं कि माता इसमें बहुत रिस्क है, आज के बाद जो है इस धरती पे कोई माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखने वाली है, ठीक है। कहाँ देख कैकेयी नाम सुना किसी का कैकेयी नाम नहीं होता। मंथरा किसी का नाम सुना है? किसी को हमें गाली देना तो मंथरा ही कहते हैं, मंथरा हो गई हो। तो मंथरा और कैकेयी किसी का नाम नहीं है। भगवान विष्णु ने बोला कि ये आपको अभिशाप मिलेगा, और ये बात सही कि आप मेरा काम कर देंगी, लेकिन आपको समझ लीजिए कैकेयी आज से किसी का नाम नहीं होगा इस धरती पर। तो कैकेयी ने बोला मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ेगा, मैं भगवान के काम में मदद कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो कैकेयी ने वो पाप अपने सिर लिया, और फिर हुआ फिर आगे यहाँ वनवास, जो फिर यहाँ मंथरा की वजह से ये सब किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राम के लाइफ में जो उनका सबसे बड़ा विरोधी था, जिसने राम को सबसे ज्यादा कष्ट दिया, वही राम का उद्धारक भी था। यस और नो, ये बात समझ रहे हैं? कैकेयी ने ही राम का उद्धार किया, राम को राम बनाने में असली रोल कैकेयी का है और किसी का नहीं। कौशल्या, सुमित्रा सब पीछे हट गई, सीता जी पीछे हट गई, सब पीछे हट गए थे। कैकेयी ही सबसे महान व्यक्ति है जिसने राम को राम बनाया। और मंथरा, ऑफ कोर्स मंथरा भी है, मंथरा को आप नहीं हटा नहीं सकते। तो मेरी ठीक है, इसका कहने मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी लाइफ में जो भी लोग विरोध करने आते हैं, ये बेसिकली आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे बड़े हितैषी। आपका विरोध करते तो आपके अंदर की कोई क्षमता, आपके अंदर की कोई पावर निकालने के लिए करते। विरोध इसीलिए कर रहे हैं, विरोध नहीं करेंगे, अगर कैकेयी ने वनवास नहीं किया होता
तो राम कैसे जंगल में रहने की क्षमता उनकी कैसे बढ़ती? अब उनको देख कितना कैपेसिटी बढ़ गया, जंगल में 14 साल बिना किसी क्या कहते हैं आराम लग्जरी, बिना किसी लग्जरी के राम भगवान ने 14 साल निकाल दिए, है कि नहीं? तो ये कैकेयी की एक कृपा थी, कैकेयी ने बहुत भला किया राम का, कैकेयी ने बुरा नहीं किया। तो ठीक इसी तरह क्या होता है हमारे लाइफ में, जो भी बुरे लोग आ रहे हैं, चाहे वो सास हो, चाहे वो पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे मामा हो, चाहे नानी हो, जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी लग रहा है आपके लिए बुरे लोग हैं, ये बुरे नहीं हैं, ये कैकेयी हैं। ये आपको आपके असली जगह पे पहुंचाने के लिए बुरा बन के घूम रहे हैं। नहीं तो ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन का फार्मूला तो यूनिवर्सल है ना, वो सब पे लागू है। अगर आप डिवाइन है तो सामने जो खड़ूस हस्बैंड है, खड़ूस सास है, खड़ूस बहू है, खड़ूस मामा है, खड़ूस चाचा है, खड़ूस पापा हैं, ये सब लोग भी उतने ही डिवाइन हैं जितने आप। लेकिन यह लोग आपके सामने गलत बिहेवियर इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने शरीर में कोई क्षमता, कोई अपने फुल पोटेंशियल से काम करें, जो आपका रोल है आप उसको नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग विरोध करते हैं। हर मानव जीवन का अपना एक रोल है। जैसे मैं कहूँ कि साइलेंसर है, तो अभी मैं स्वाध्याय वाली क्लास में और डिटेल बताया ना, मैं ये स्वाध्याय का टॉपिक है, यहाँ मैं ले रहा हूँ। स्वाध्याय वाली क्लास में मैं सब डिटेल बताऊंगा, खेमराज का क्या मतलब है, प्रभात का क्या मतलब है, लता नाम का क्या मतलब है, किसी का नाम अनीता है क्या मतलब है, किसी का नाम सीलू है तो क्या मतलब है, किसी का नाम पूजा है तो क्या मतलब है। हर जीवन का एक रोल होता है, हर नाम का एक महत्व है, आपको वो काम करना है। किसी का देखिए ये सूर्यांश, सॉरी ये शशिभूषण सर है, संध्या है दीदी हैं, जितेंद्र हैं, ये हर नाम का एक महत्व, और आपको इस संसार में वही रोल अदा करना है। क्योंकि आप वो काम कर नहीं रहे हैं, इसीलिए वो आपको बार बार मोटिवेट किया जा रहा है। यानी जो बहू है या जो सास है जो खड़ूस इसलिए है, आपको अपना नाम के मुताबिक काम करना है। अगर शैलेंद्र सर है तो शैलेंद्र की तरह काम करना है, मनोरमा दीदी है तो उनका कुछ महत्व है, प्रीति बिटिया कुछ अलग काम करना है, पूजा दीदी कुछ अलग काम करना है। अपने अपने नाम के मुताबिक आपको कुछ काम करना है। तो कैकेयी तो आपके लाइफ में आ चुके हैं, अब आप राम नहीं बन रहे तो किसकी गलती है? उनकी गलती है। वो तो सब अपना रोल अदा कर ही रहा है, आपको हर तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहा है। चाहे हस्बैंड, जैसे इस केस में बताया, हस्बैंड और सास दोनों मिलकर परेशान कर रहे हैं, वो अपना रोल बहुत सही से निभा रहे हैं। अब आप राम नहीं बन रहे तो किसकी गलती है? कैकेयी गलती है। कैकेयी ने अगर वनवास दे दिया, उसके बाद तो उन्होंने बोला था दशरथ ने कि नहीं नहीं तुम मत जाओ, वापस चले जाओ, मैं पाप झेल लूंगा। लेकिन कैकेयी ने तो वरदान दे दिया। अब राम अगर वनवास न जाए तो राम की प्रॉब्लम है। मैं समझा पाया इस बात को कि जो लोग आपकी लाइफ में विरोध कर रहे हैं वो अपना रोल बेस्ट तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन अगर आपका दिनेश नाम है, आपका अजय नाम है, आपका विकास नाम है, आपका पूजा नाम है, आपका शिमला नाम है, आपका मनीष नाम है, तो आपको वो रोल अदा करना है। अगर शिमला नाम है तो शिमला जैसा हो जाना है, अगर पूजा नाम है तो पूजा बन जाना है, अगर जितेंद्र नाम है जितेंद्र बन जाना है, अगर तेजपाल सिंह नाम है तो तेजपाल बन जाना है। अब तेजपाल आप नहीं बने तो आपकी समस्या, उनकी समस्या थोड़े है। वो तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं, वो तो कैकेयी बनना था, कैकेयी बन के घूम रहे हैं। अब समस्या आपकी है कि आप नहीं बन रहे। किसी का मैं कह रहा हूँ, किसी एक का मैं एग्जाम्पल ले लूँ, शैलेंद्र सर का एग्जाम्पल ले लूँ, सुनील सर का एग्जाम्पल ले लूँ, पूजा दीदी का एग्जाम्पल ले लो। दीदी अगर मान ली पूजा दीदी का एग्जाम्पल ले लिया, अब पूजा दीदी अगर आपका नाम पूजा है तो आपको पूजा बन जाना है। हो सकता है आप पूजा आप कर रहे नहीं, आपकी अपनी समस्या है, समस्या उनकी नहीं, वो तो कैकेयी है, वो अपना बेस्ट रोल अदा कर रहे हैं। शैलेंद्र सर आपको शैलेंद्र बन जाना है। अगर आप शैलेंद्र नहीं बन रहे तो आपकी समस्या, उनकी समस्या थोड़े है। पूजा का जो मतलब है, जो शैलेंद्र का मतलब होता है, शैलेंद्र का मतलब होता है पहाड़ जैसा, एक जगह खड़े हो गए तो खड़े हो गए, जो काम सोच लिया आगे बढ़ गए, चाहे जो भी हो। पूजा का मतलब यह है कि एक आपको पूजा करनी है। पूजा अगर आप कर रही हैं तो अच्छा है, नहीं कर रही हैं तो आपकी समस्या है। मनोरमा दीदी है तो मनोरमा का एक मतलब होता है, आपको मनोरमा के जैसा कुछ काम करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो समस्या आपकी है, उनकी समस्या थोड़ी है। जो आपके विरोधी है वो अपना रोल अदा कर रहे हैं परफेक्ट तरीके से। अब अगर शैलेंद्र सर डॉक्टर, जैसे इस बैच में देखिए 3 लोग डॉक्टर हैं, शैलेंद्र सर डॉक्टर हैं, पूजा दीदी डॉक्टर हैं, और वो होंगे क्या नाम है, राहुल गुप्ता सर, 3-4 लोग डॉक्टर हैं मैं जानता हूँ। विकास मिश्रा सर, आप शायद EMR है ना विकास सर? EMR है। हाँ, 3 लोग
साइलेंस सर, पूजा सर और पूजा दीदी और राहुल गुप्ता सर, 3 लोग डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर का काम होता है सेवा करना, मरीज का बोधन। अगर आप अपने मरीजों को छोड़ के कहीं और फोकस कर रहे हैं तो समस्या आपकी है, उनकी समस्या नहीं। वो तो आपको परेशान करके, सर मान ली साइलेंस सर आपको लाइफ में परेशान कर कोई रख दे, भैया आपको डॉक्टरी का पेशा में आपको तो साइलेंट बन जाए, आप एकदम अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाइए, अब चाहे जो होगा मैं यही करूंगा। बस पूजा दीदी अगर डॉक्टर है तो बस डॉक्टर बन जाना है कि हाँ मुझे तो पूजा करनी है, मुझे सबका पूजा, जो आपके सामने मरीज आए वो आपका भगवान है, आप उसकी पूजा करिए चाहे जो हो जाए। अगर आप वो नहीं कर रहे तो आप चाहे साइलेंस सर के साथ ये सिचुएशन आए तो मैं, या पूजा दीदी का सिचुएशन आए, या राहुल गुप्ता सर के साथ सिचुएशन आए, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सब कुछ छोड़ के अपना क्लिनिक खोलिए और बस सेवा में लग जाइए। बस साइलेंस का भी यही मतलब है, साइलेंस का यही मतलब था सर, जहां हुआ खड़े हो गए। पूजा शब्द का ही मतलब है, राहुल सर का भी यही मतलब है कि बस राहुल बन जाना है, एकदम राहुल बन जाना मतलब जैसे कहते हैं बीमारियों को खाना शुरू कर, लोगों की बीमारियों को आप खा लीजिए, राहुल शब्द का ही मतलब है, राहु बन जाना है, ऐसा बन जाना अपने नाम के मुताबिक। बस अगर आप ये नहीं कर रहे तो समस्या आपकी है, उनकी समस्या नहीं है। जो आपकी लाइफ में समस्या अगर पैदा कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग देयर रोल वेरी पॉजिटिवली, अभी इन फुल पोटेंशियल। वो आपको जितना परेशान करे उतना ही अच्छा है, आपको जितना परेशान करे उतना अच्छा रोल अदा कर रहा है। अब आपको क्या करना है, आप करें नहीं मुझे परेशान करो, आप दुखी हो घूम रहे हैं, दुखी हो घूम रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम है। वो तो अपना रोल अदा कर ही रहा है, उसको ईश्वर ने ही भेजा था जाओ इनको इतना परेशान कर देना कि ये माया मुलझे नहीं, अपने सेवा कार्य में लग जाए। ईश्वर ने उनको यही रोल दिया था कि इनको आगे ले जाना है, इनको इनलाइटेंड बनाना है। इनका नाम शैलेंद्र है तो पहाड़ बना देना है, पूजा दीदी का नाम पूजा है तो इनको मोक्ष के साधना। पूजा का मतलब होता है धारणा, ध्यान, समाधि, जो लास्ट का 3 होता है योग का। यानी मैं बिना जाने कर रहा हूँ, शैलेंद्र सर या पूजा दीदी ये लोग मेडिटेशन करके बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। मेडिटेशन के फील्ड में बता रहा हूँ सर, ये नाम ही बहुत कुछ बता रहा है, शैलेंद्र नाम ही बहुत कुछ बता रहा है, पूजा नाम ही बहुत कुछ बता रहा है, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा आदमी उस चीज के लिए फाइट करेगा, आपका फटाफट सब कुछ हो जाएगा। ये आपका नाम बता रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे सेवा भाव जो कहते हैं अपने पाथ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये मैं क्लियर कर पाया। तो जब आपकी लाइफ में कोई समस्या आए, वो कोई भी हस्बैंड वाइफ चाहे जो समस्या क्रिएट कर रहा हो, आप देखिएगा आपका क्या रोल है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है वे फॉरवर्ड, कोई तीनों में से हस्बैंड, वाइफ और सास, इन तीनों में से कोई एक परेशान हो रहा है। जैसे मान लीजिए सास परेशान हो रही है, बेटे बहू मिलकर परेशान किए हैं, या बेटा परेशान हो रहा है, माँ और पत्नी के बीच पिस रहा है, या बहू परेशान हो रही है कि माँ और बेटे के बीच पिस रही है, उस केस में वे फॉरवर्ड क्या है, मूव टुवर्ड्स हायर गोल। अपना नाम देखिए, अपने नाम के मुताबिक एक गोल तय करिए और उसी में जीवन निकाल दीजिए। हायर गोल का मतलब यहाँ लिखा है ईश्वर के राह पे आगे बढ़ जाना है। हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है, हर एक सीमा। हर रिश्ते के बाद तो ऐसा नहीं कि हर रिश्ते से दुनिया वहीं खत्म हो जाती है, दुनिया वहीं खत्म नहीं होती। दुनिया उस हर रिश्ते की लिमिट है, उसके बाद भी सब कुछ है। आपके सीनियर बैच में मैं एक लाइव केस आया है बता दूं। एक दिन क्या हुआ, आपके सीनियर बैच में सात्विक व्रत वाला, जो लोग सात्विक व्रत वाले में है सब देखे होंगे। सात्विक व्रत वाले में मैंने अभी एक क्लास वहां इस समय चल रहा है, जो लोग व्रत ले रहे हैं इस ग्रुप वाले, जो लोग व्रत में है जान रहे होंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, सात्विक व्रत वाले क्लास में मैंने एक दिन एक एग्जाम्पल दिया, वहां इसमें प्रेम डिस्कस हो रहा है, प्रेम क्या है, भक्ति योग डिस्कस हो रहा है, ठीक है, जो शाम को चलती है 8 बजे। उसमें एक दीदी है, तो मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा, दीदी ये बताइए इस धरती पे किसी एक व्यक्ति को चुनना हो जिससे आप प्रेम करते, तो किसको चुनेंगे, सिर्फ एक व्यक्ति। तो उन्होंने अल्टीमेटली बोला जो है कि भैया मैं अपनी बिटिया को चुनूंगी। उनकी बिटिया 10-12, मुझे लग रहा है 8-10 साल की है, वो अभी गुरुकुल वाले क्लास में थी। उन्होंने बोला कि मैं बिटिया को चुनूंगी। मैं बोला क्यों, तो बोली जो है कि बिटिया, मैं देखा हूँ मेरी बिटिया से थिंकिंग बहुत मैच करती है, मेरा पति से भी मैच नहीं करता है, मेरा क्या कहते हैं सास से भी नहीं, मेरी बिटिया से मेरी थिंकिंग बहुत मैच करती है। तो मैं उनको यही बोला, दीदी अगर यही बात आपकी माँ सोची होती, जैसे आपने डिसीजन ले लिया है, अगर आपकी माता ने यही सोचा था मैं अपनी बिटिया को चूज करूंगी, तो इस समय उनसे बड़ा धोखा, आप तो उनको धोखा दे रहे हैं, है कि नहीं। माँ आपको चुन के बैठे, आपने अपनी बिटिया को चुन लिया। तो देखिए जो व्यक्ति आपको प्रेम किया और आज आपने उसको किनारे कर दिया, आज आपने अपनी बिटिया को चुन लिया, तो माँ के साथ तो धोखा हो गया नहीं हो गया। अगर माँ को कहिए तो बेसिकली यही होता है, हर रिश्ता अपने आप में एक सीमा है, वो फिर उसका सत्य सामने आ जाता है। आज की डेट में उनकी नानी, यानी जब मैं कह रहा हूँ जो
उस बिटिया की नानी को समझ जाना चाहिए कि देखो मैं इसी बेटी के लिए तो कितना जान देती थी छोटे में, आज ये बेटी बड़ी हो गई अपनी बिटिया को चुन रही है, मुझे तो नहीं चुन रही है। जबकि जब तक बेटी नहीं पैदा हुई होती ना तब तक उनको पूछना होता तो पक्का माँ को चुनती। लेकिन ऐसा सबका अनुभव है कि आपके बेटी के बेटे हो गए, बच्चे हो गए, अब बेटी अपने बच्चों का ध्यान देती है, आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं है उसका। ये जरूर बात है कि कभी फोन करके मम्मी का हाल चाल पूछ लेती होगी, लेकिन अब ये कहिए कि अपने बच्चों को छोड़ के जरा मेरे पास आ जाओ रहो, देखिए कोई नहीं आएगा, कोई बेटी नहीं आएगी, अपने बच्चों को छोड़ के आपके पास नहीं आएंगी वो, क्योंकि वो बेटी का संसार दूसरा हो चुका है, अब आपका महत्व उसके लिए कम है। तो हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, अब वो दूसरे स्टेज पहुंच गई। अब आपको समझ जाना चाहिए कि बेटी का रिश्ता यहीं तक था, बेटी यहीं तक मेरा केयर, अब वो अपने बच्चों को छोड़कर आपके पास नहीं आएगी। जैसे मैं बताया शादी पहले जो है होता क्या है, शादी जब बच्चा नहीं हुआ है या शादी नहीं हुई बेटी की, बेटी आपका कितना केयर करती है। अचानक पति के शादी हो गई, पति के पास गई, तब भी आपका केयर करना, कम रोज फोन करना, ये कर लेना वो कर लेना। और जब उसके बच्चे हो गए तब, अब तो हफ्ते भर में फोन नहीं आते होंगे, महीने भर एक आध बार फोन आता, वो भी 10 मिनट बात किया, अरे मम्मी बच्चा रो रहा है, रख दिया फोन। आप अपना दुख भी नहीं बता पाए, समस्या नहीं बताए, मम्मी रखो फोन, वो रो रहा है, आप कुछ भी नहीं। तो देखिए जिस बच्चे को आप जन्म भर पाली, लेकिन आप देख कैसे बच्चा जो है आगे निकल गया, अब आपको भूल अपने बच्चे की तरफ चला गया। कभी आपने अपने बच्चे पढ़ा था, आज वो अपने बच्चे पढ़ा, यानी रिश्ते की सच्चाई समझ में आने लगती है। ऐसे ही आप जो धर्म है, आप पति हैं, पत्नी है, सास है, बहू है, आप पत्नी का धर्म निभाते रहिए पति के साथ। एक लेवल पे ऐसा आएगा कि आपको पति के लगेगा यार कहाँ मैं इतने दिन से वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे आएगा, निश्चित रूप से आएगा। एक लेवल पे आएगा कि पति कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करेंगे, और तब आपको समझ में आएगा। पत्नी कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करेंगी, वो समझ में आएगा। आपकी माँ है, बेटा है, आप बेटे सब ध्यान दे, उस रिश्ते की सच्चाई उसी रिश्ते से निकल आती है। जैसे मैं बोला ना कि जो आपको भेजता है वही रोकता भी है, जो आपको उस रास्ते भेजता है वही रोकता भी है। आप अपने पति का बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक लेवल पर आप देखेंगे पति ही आपका दिमाग खोल देंगे, अब लगेगा यार क्या हो रहा है। तब आपको, तब यानी अगर ये सिचुएशन आ गई तब मूव टुवर्ड्स हायर गोल, अपने लाइफ के एक बड़े पर्पज की तरफ आगे बढ़ जाइए तुरंत। पर्पज आपका पता है कि आपका पर्पज कुछ और है। पति का इस व्यक्ति की पत्नी बन जाना ही उद्देश्य नहीं था जीवन का, जीवन का उद्देश्य इससे बहुत ज्यादा, जीवन का उद्देश्य मुक्त हो जाना है। ठीक है, तो आपको कैसे मुक्त होना है, अपने अपने नाम पे बिहेव करना है। ये मैं समझा पाया कैसे, जब भी पंगा हो, लड़ाई हो सास ससुर से, उस रिश्ते में समझा सुधारने की कोशिश करिए। अगर सुधर जाए ठीक है, नहीं तो चुपचाप छोड़ के आगे बढ़िए। जीवन का एक गोल बनाइए, गोल पे आगे बढ़िए, बस कोई दिक्कत की बात नहीं। आप उनको छोड़ देना, परेशान मत, अरे मैं अपने पति को कैसे छोड़ दूं, अब तो मुझे यहीं रहना है, अब तो मुझे यही करना है। अरे यहीं रहना तो क्या बांध के थोड़े रखा है। आप अपना सपोज मैं कह साइलेंसर है, डॉक्टर है, तो सर क्लिनिक खोल कर अपना मरीज देखिए। अभी तो जो है रोज 6 बजे लौटाते, तब 10 बजे रात लौटिए, क्या करना है, आइए खा के सो जाइए, है कि नहीं। अपने समर्पित कर दीजिए ईश्वर की सेवा में। आप साइलेंट है, साइलेंट सेवा में, राहुल सर राहुल है तो राहुल बन जाए, पूजा दीदी पूजा है तो पूजा बन जाए, बात खत्म। यहाँ से अपने आप को सेवा में समर्पित कर देना बस। न सास की चिंता करना है, न पत्नी की चिंता करना है, कुछ नहीं करना देना। ज्यादा मतलब जैसे वो व्यक्ति धरती पे है ही नहीं, ऐसा समझना है कि वो व्यक्ति धरती पे है ही नहीं, बस खत्म बात है। जो आपको इरिटेट कर रहा है, क्लियर है, मैं समझा पाया। जिनका केस था वो भी लगता है समझ गया, मुझे लगा जिन्होंने मुझे बोला था, ठीक है, उनका भी यस सर का मैसेज मुझे प्राइवेटली आ गया, इसलिए समझ गए उन बात को। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं अब और कुछ पूछ, मेरी तरफ से आज अहिंसा का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब कल से शुरू होगा, या इसी में मैं वो टॉपिक भी कंप्लीट, क्योंकि स्वाध्याय में काफी डिस्कस कर दिया। स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय का तो कल चाहे स्वाध्याय ले जाऊं, बेहद न, सर वो क्वेश्चन आ गया था इसलिए, अला नहीं तो मेरा तो स्टैंडर्ड पीपीटी में उसी हिसाब से क्यों चलता हूँ, क्योंकि वो केस आ चुका तो मुझे कैकेयी बोलना जरूरी था। कैकेयी, अब इसमें मैं आधा चीज छोड़ दिया, अभी कैकेयी में आधा चीज छोड़ दिया। आज मुझे इसी दौरान मैं नीलकंठ पर डिस्कस करता हूँ। नीलकंठ कौन है, भगवान नीलकंठ, शंकर भगवान जिनको कहते हैं, इसी में अध्याय शुरू कर दूं तो जिससे टॉपिक यही हो जाए। हाँ बोले सर। हाँ गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत अलग तरीके से आपने जो है आज बताया, बहुत ही अलग तरीके से। और मेरी कई सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस आज के बस ये लास्ट के 10-15 मिनट में जो आपने बोला उससे ही शार्ट आउट हो गई। बहुत ही बिल्कुल, तरीके से मैं यही कह रहा हूँ सर, आप अपने लाइफ में जो भी लोग निगेटिव लोग हैं वो देखिए,
वो कैकेयी है, अब आप राम नहीं बन पा रहे तो समस्या उनकी थोड़े, जी समस्या आपकी है। जी वो तो अपना जी रोल निभा ही रहा है कि नहीं? बिल्कुल। वो तो अपना, जो आपको परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, चिढ़ा रहा है, या जी आपके जीवन में बाधाएं खड़ी कर रहा है, वो जी अपना रोल बहुत बेहतर तरीके से जी निभा। जी, क्योंकि इस तरह की समस्या कुछ मेरे साथ हुई है और धीरे धीरे समझ में आ रहा था, लेकिन आज आपने समझाया तो पूरी तरह क्लियर हो गया कि इसका मतलब पर्पजली यही रहा होगा नेचर का कि इस तरह हाँ की चीजें बिल्कुल, होती रहे। प्रकृति आपको अंदर, आपके अंदर कोई क्षमता निकालना चाह रही है, जी जी मतलब कोई आपकी ताकत आपको बताना जी चाह रही है कि भाई आनंद जी आप ये भी कर सकते हो, जी 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 लेकिन जी आप कर नहीं पाते। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ, जिससे वहीं से क्लास एंड कर दूंगा। एक परिचित है, ऐसे ही देशों की क्लास में आए थे, ठीक है, वो कोचिंग चलाते हैं, बहुत बड़ी कोचिंग है उनकी वर्तमान समय में, मैंने शायद लेवल 5 में कभी डिस्कस किया है। वो जो है मैथमेटिक्स कोचिंग चलाते हैं। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लास लेता था वहाँ पे, तब ऑफलाइन क्लास में सामने बैठ के, आमने सामने बैठ क्लास लेते थे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली क्लास में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास बोंटा पार्क है, वहाँ पे मैं 2 महीने लगभग क्लास लिया था। रोज जाके पन्नी बिछा के क्लास लेना, तो फेस टू फेस सब स्टूडेंट सामने बैठते थे। तो उसमें एक स्टूडेंट आए थे, तो ऐसे मैंने उनको जब ये सब डिस्कस किया जो है कैकेयी वाला, तो बोले हाँ सर आज मुझे समझ में आया। उनका क्या था कि वो इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग नहीं शायद, या पढ़ाई मुझे ध्यान नहीं, जो वो पढ़ाई किए, पढ़ाई करके आए, दिल्ली आए, बिहार के थे, दिल्ली आए, अपने एक दोस्त के साथ मिलकर कोचिंग शुरू की। दिल्ली में आके कोचिंग शुरू की है, अब कोचिंग उनकी चल गई अच्छे से, लेकिन उनका अपने दोस्त पे इतना भरोसा था, उन्होंने कभी कोचिंग में नहीं पेपर कोई वाली कोई कार्रवाई नहीं की। कोचिंग का रजिस्ट्रेशन हुआ, उनके दोस्त के नाम हो गया, हर जगह उनका दोस्त, उन्हें लगता है दोस्त है क्या करेगा, ठीक है। ऐसे करते करते जब कोचिंग सेट हो गई, धीरे धीरे ऐसा सेट हो गया तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए महीने की इनकम होने लगी। तो शुरू शुरू में जब था तो चलो आधा आधा दोस्त इनको देता था, फिर धीरे धीरे जब इनकम बढ़ गई, अब वो कहने लगा तुम सैलरी पे आ जाओ, तुम्हें मैं 50,000 देता हूँ, 60,000 देता हूँ, इस तरह करने लगा। तो वो बोले कि यार जो है सब तो मैंने भी डेवलप किया, जबकि सारा कोचिंग इन्होंने डेवलप किया। वो सिर्फ पैसा लगा, इनिशियल अमाउंट उसने 1-2 लाख रुपए लगाए थे। तो ये बोले कि यार देखो आधा आधा हम लोग करते हैं, मैं मेहनत तो मैं कर रहा, तुम्हारा पैसा लगा, तुम क्यों, मैं मेहनत तो क्लास में ही ले रहा हूँ, सब कुछ पढ़ाता हूँ। लेकिन वो दोस्त नहीं माना और इनको अल्टीमेटली कोचिंग से निकाल दिया। क्यों, उसको अपसेट हो गया, उसके पास टीचर हो गए, 15-20 लाख रुपए महीने की इनकम हो गई, तो क्यों करे। अब ये बोले सर मेरा 6-7 साल करने के बाद जो है मुझे उसने ऐसा झटका दिया, मैं वापस जमीन पे आ गया। अब मेरा जो है रोजी रोटी चलना मेरे पास वही नहीं था जो है, कि मैं कैसे शुरू करूं। लेकिन चूंकि कोचिंग वो इतना अच्छा पढ़ाते थे, उन्हीं के नाम से कोचिंग चलती थी। बोले सर वहीं जहाँ पढ़ाता था उसी बगल में एक झुग्गी में, सिंपल एक झुग्गी में बच्चों का मैंने बोर्ड लगाया, मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सारे बच्चे उधर से इधर आ गए, फिर वहीं पर उन्होंने घर लिया। अभी आज के डेट उनका घर है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है वहाँ, मतलब आज इधर मुझे लग रहा है करीब 25-50 लाख रुपए महीने की उनकी इनकम है। अब बोले जो है कि अब मेरा सेट हो गया, वो दोस्त का सब धंधा बंद हो गया। तो आज की डेट में कहे, वो कहते बाद में जब ये क्लास नहीं, बोले सर आज मैं अपने दोस्त को धन्यवाद देने का मन कर रहा है। अगर वो धन्यवाद नहीं, वो मुझे निकाला नहीं होता, ये धोखा नहीं करता, तो क्या करता मैं, मान लीजिए मुझे 15 लाख में से आधा दे रही, तो मैं 7.5 लाख ही तो पाता। अगर वो आधा देता, आज की डेट में अकेले उनकी 40 लाख 50 लाख रुपए महीने की इनकम, अच्छी खासी कोचिंग है, सब कुछ चलता है। तो अब ये क्लास का तो कह रहे थे हाँ सर आज मुझे दोस्त को धन्यवाद देने का मन कर रहा है। तो मैं उनको यही बोला कहा से धन्यवाद दीजिए और जाकर उसके सामने हाथ जोड़िए कि तुम्हारी वजह से मैं तरक्की कर पाया। उसको थैंक यू बोलना, जाके उसका बुरा नहीं मानना है कि उसने आपको धोखा किया था, निकाल दिया था, ये किया था, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना है। ठीक है, ये रियल केस है, दिल्ली का केस है। मैं कोचिंग का नाम तो नहीं ध्यान है मुझे, वो मुझे कई बार बोले सर एक बार आप मेरी कोचिंग में आइए, बच्चों को थोड़ा कुछ समझाइए, मैं जा ही नहीं पाया कभी। लेकिन कई बार मुझे कोचिंग में बुलाते रहे। तिमारपुर उनकी कोचिंग है, दिल्ली का तिमारपुर, ये नॉर्थ दिल्ली के पास में कहीं कोचिंग है। अभी भी कभी कभी वो, हालांकि ऑनलाइन क्लास में कभी जुड़े नहीं, लेकिन जहाँ रहते हैं देशों का प्रचार बहुत करते हैं उनके। मैं फेसबुक पे टाइमलाइन जाता हूँ, मैं कोई पोस्ट देश को डालता हूँ, उनके टाइमलाइन मुझे दिखता है, तुरंत यहाँ से कॉपी करेंगे, देश योग में ये हो रहा है, आप लोग भी ज्वाइन करिए, ये करिए। जैसे उनका मैं, ये रियल केस है इस तरह कि भाई अब 7.5 लाख से उनकी इनकम 50 लाख किसने कर दिया, उनके उसी दोस्त ने किया ना, जो उनका विरोध किया। अब वो जाके थैंक यू बोले नहीं मुझे नहीं पता, मैंने उनको उस क्लास नहीं समझाया था, आज जाइएगा अपने दोस्त को फोन करिए, थैंक यू बोलिए, उसके आप दुखी बन मत कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने बहुत सही काम किया, उसने अपना रोल परफेक्टली निभाया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट पूछे, मेरी तरफ से आज की क्लास इंड है। आज का अहिंसा, अब सत्य मैंने शुरू नहीं कर रहा हूँ, सत्य का टॉपिक बड़ा है, तो कल मैं कोशिश करूंगा ना इसके बाद स्वाध्याय क्लास, क्योंकि स्वाध्याय का मैंने कुछ चीज बता दिया।
तो कल जैसे देखिए आज चूंकि मैंने आप सबके नाम का मतलब बता दिया, कल मैं आपके सबके नाम का मतलब बताऊंगा। कल परसों 2-3 दिन ये क्लास चलेगी स्वाध्याय। हालांकि ये सबसे लास्ट टॉपिक है, लेकिन चूंकि आज छिड़ गया है तो मैं इसको यहीं कंप्लीट कर दूं, नहीं फिर से रिपीट करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, जनरली लेवल 3 का सबसे आखिरी टॉपिक होता है स्वाध्याय। हाँ दीदी कुछ पूछना है पूजा जी? बोले दी। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। सर मैं तो आपने जो ये एग्जांपल बताया ना मुझे, अभी बताया जिस बंदे का हाँ कि उनके फ्रेंड ने, मैं उसी का सेम एक्सपीरियंस बताने लगी थी। हाँ फाइनेंशियली जब मैं आज से 10 साल पहले ना पोस्टें निकली थी पंजाब गवर्नमेंट की, हाँ तो मैं उसमें मेरे 8th रैंक आया था, मैंने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया था। हाँ लेकिन एंड टाइम पे जब इंटरव्यू हो गई, कल मेरी लेटर आनी है कि मुझे ज्वाइन करना है मलेरकोटला हॉस्पिटल, तो किसी ने रिट कर दी कि क्वेश्चन पेपर वाज रॉन्ग। हाँ तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी मेरी चली गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन में बड़ी डिप्रेस रही कि सारी जिंदगी खराब हो गई, ऐसे हो गया। इन बिटवीन फिर मैंने कॉस्मो की मशीन्स रेंट पे लेके काम करना शुरू करा, और विद इन 3 और 4 मंथ मेरी इनकम जो मुझे पे मिलनी थी उससे 3 गुना बढ़ गई, हाँ, नियरली अबाउट बिल्कुल 1 लाख, तब 1 और 2 लाख के बीच हो गई। तो फिर मुझे लगा कि भगवान ने ये शायद अच्छे के लिए ही करा था। अभी समय आपको उस व्यक्ति को थैंक यू, जिसने केस किया उसको फोन कर थैंक यू बोलना चाहिए। उसका हाँ अगर जी, केस नहीं किया तो आप उलझ के रह जाते उसी चीज में, यही तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल जो बिल्कुल, लोग हाँ दीदी जी, लाइफ में कैकेयी बन के आते हैं उनका धन्यवाद करते रहना चाहिए। एकदम ये राइट। कैकेयी है, राम बनना आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपको राम बनाना चाह रहे हैं। अब आप नहीं बन रहे, समस्या तो आपकी है ना, वो तो वनवास देने के लिए बैठा हुआ है। हाँ जी, अभी आपका ये लेक्चर ना मैं नोट करा है, इसको मैं रेगुलरली बार बार देख के ये इसको भूलना नहीं है मुझे, ताकि हाँ पॉजिटिविटी बिल्कुल, रहे लाइफ में। सभी लोगों को ये ध्यान रखना, आपकी हाँ लाइफ जी, में कोई भी निगेटिव व्यक्ति आए तो ये मानो कैकेयी है, वो कैकेयी थैंक यू सर। का सबकी लाइफ में कैकेयी होंगे। कोई कह सकता है मेरी लाइफ में कैकेयी नहीं है, मेरी लाइफ में भी थे, लेकिन अब मैं कैकेयी को मैं तो प्रणाम करता हूँ। अब वो कैकेयी नहीं है, तो मेरे लिए भगवान जैसे हैं। ऐसे ही लोग भगवान हो जाते हैं। जो आपकी लाइफ में कैकेयी, वास्तव वही भगवान है आपकी लाइफ में, वही आपको गाइड कर रहे हैं आगे ले चलने का। राइट सर, थैंक यू। अब इसमें जो भी जिसका हो, आप अपने लाइफ में कैकेयी के दर्शन करिए, आज से उनको थैंक यू बोलना शुरू कर दिए। कोई कैकेयी हो, धन्यवाद धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद कहते हुए घूमिए। निगेटिव लोग होते हैं, सबकी लाइफ में निगेटिव लोग हैं, और वो उनको बस थैंक यू बोलते हुए आपको निगेटिव जब बोल रहे हैं तो बेसिकली आपसे कुछ करवाना चाह रहे हैं, कुछ वो आपका विरोध कर, इसका मतलब कि आप कुछ आगे बढ़, कुछ करो, कुछ डिसीजन लो। कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, उनसे क्यों मदद चाह रहे हैं? आप अपने से करिए वो चीज। ठीक है, अब कुछ पूछना पूछे, मेरी तरफ से क्लास आज की नहीं। कल मैं स्वाध्याय का टॉपिक लूंगा, मैंने बता दिया लास्ट टॉपिक है, लेकिन यही पहले ले लूंगा क्योंकि उसका काफी चीज आज ये उदाहरण जो क्वेश्चन आया था इसको आंसर देने मुझे कैकेयी वाला उदाहरण फिट लग रहा था, इसलिए मैंने लिया, नहीं तो कैकेयी मैं लास्ट में लेता। भगवान ही चिपटा हो तो क्या करें, क्या चीज? अच्छा पता नहीं क्या लिख रहे हैं, भगवान ही चिपटा हो तो क्या करें। चिपटा शब्द का मतलब नहीं है सर, मेरे लाइफ में निगेटिव ज्यादा, तो अच्छी बात है सर। तो आपकी लाइफ भगवान ज्यादा तो क्या दिक्कत है, आपको और तेजी से आगे बढ़ना है। जिसके लाइफ में जितने ज्यादा निगेटिव, उसको भगवान उतनी तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप बस देखिए कौन सा गुण डेवलप हो रहा है। जीवन में विकास के लिए कैकेयी का बहुत योगदान, कैकेयी का तो योगदान है, और कौन? कैकेयी भाई, कौशल्या ने तो मना कर दिया है ना, मैं तो कह रहा हूँ कौशल्या जिसने राम को पैदा किया उन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं ये काम नहीं करूंगी। भाई बेटे का भला कौन नहीं चाहता, लेकिन सगी माँ भला नहीं चाह रही थी। सगी माँ को भगवान ने ऑफर दिया, भाई आप मुझे वनवास भेज देना, वरदान मांगना है, बोली नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करूंगी, मना कर दिया, सगी माँ ने मना कर दिया। सबकी लाइफ में आता है, ओके इसमें क्या कहेंगे। मेरी मदर इन लॉ, ठीक है सर आप यही लिख रहे हैं मेरी मदर इन लॉ, देख लेंगे पत्नी तो लड़ाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, भगवान ही हाइड एंड सीक खेला, हाँ तो अच्छी बात है ना। सर इस समय मैं पूरी तरह किसी वजह से दब कुछ हो चुका हूँ, आज शाम को आपसे, हाँ ठीक है बात कर लीजिए। अच्छा एक बात और, चलिए अभी ये बात ध्यान आ गया तो एक चीज देखिए, देश योग का जो मैंने कल भावना दीदी लिखा, कल से देश योग का पूरा चीज मैंने दे दिया। भावना दीदी को मैंने देश योग का इवन अकाउंट, यूआर आईडी, पासवर्ड दे दिया, उनको बोल दे दिया आप पासवर्ड चेंज कर लिया। आज से मैं नहीं चाहता हूँ कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, मैंने उनको मैंने अपने सामने बोला दीदी आप पासवर्ड चेंज करिए, और उन्होंने किया नहीं, बोले भैया मैं कर लूंगी आप निश्चिंत रहिए। तो हो सकता है अब देश योग का आज से सारा चीज मैंने दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं अभी तक, मेरे पास अभी तक अब मेरे पास क्या हो जाए, ओटीपी, जो भी वो पैसा ट्रांसफर है ओटीपी मेरे फोन में आता है, ठीक है। अभी वो मेरे कंट्रोल में है, वो मैं धीरे धीरे ट्रांसफर कर दूंगा।
तो सारा मैंने उधर इसलिए दे दिया है। अच्छा देखिए, हाँ देखिए भावना दीदी लिख दिया, कर दिया, ठीक है। अब मेरे कंट्रोल में सिर्फ वो मोबाइल का OTP है। भावना दीदी कुछ इधर उधर पैसा कुछ करना तो वो OTP मेरे फोन पे आएगा, बस ये बात है। तो आप जैसे हो सकता है लेवल 4 5 वाले को उनको दे दी, 5 वालों को मैंने दिया है। तो अगर वो ये डिसीजन लेते हैं कि हाँ, क्योंकि 2 डिसीजन वहाँ हो चुके हैं, मैं बताता हूँ कि एक तो ट्रस्ट का एक मेंबरशिप फॉर्म निकाला जाएगा, जिसको मेंबरशिप लेना है उसमें कुछ जो भी वो रखते हैं, मतलब कुछ फी वगैरह रख के एक मेंबरशिप वो रहेगा। दूसरा चीज रहेगा कि जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है शायद उसको वो डिस्प्ले करें, ठीक है। तो मैं जो ये सोच रहा हूँ कि भाई आप किसी का अमाउंट ना डिस्प्ले करें, नाम डिस्प्ले कर दें, अमाउंट नहीं डिस्प्ले करना, कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसी का कम ज्यादा नहीं, पहला बात। और दूसरा बात जो है, जो भी लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, मुझे कई लोगों ने मैसेज किया था, मुझे हालांकि नाम सबका ध्यान है, लेकिन फिर भी मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोबारा एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो जब मैंने बताया तो उस लिस्ट में जिन्होंने जो नहीं कर पा रहे उनका नाम रहेगा, उनका नाम मैं डाल दूंगा लाइन से, कि मैंने पहले बताया था जो लोग नहीं कर पा रहे हैं आप, कि मैं नहीं कर सकता मुझे बता दिए। तो आपका ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो कर सकते हैं करे, और जो नहीं कर सकते हैं वो मुझे बता दिए, तो आपका नाम पेड वाली लिस्ट में रहेगा ऑटोमेटिक। कोई आप मतलब ये ना हो कि हाँ मैं नहीं दे सकता और आपका ये नहीं। मुझे कई लोगों ने 4 5 लोगों ने आपके बैच से, लेवल 5 में से 2 3 लोगों ने, लेवल 4 में से, हालांकि मुझे ध्यान सबका है, लेकिन तब भी मैं चाह रहा हूँ आप मुझे दोबारा एक बार कर दीजिएगा, या कि हाँ सर मैंने भी ये रिक्वेस्ट की थी आपसे, या मैंने बोला था, तो आपका नाम पेड वाइल का। तो कभी ये ना हो कि आपको वो नहीं, ठीक है। जो भी लोग, कंपलसरी नहीं है सहयोग राशि, मैंने पहले बोला कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी स्वेच्छा से है। तो जो नहीं दे सकते मुझे बता दो, तो आपका नाम हमेशा पेड की लिस्ट में रहेगा। ये चीज मैंने अपने पास रखा है भाई, जो मैं 2 4 नाम 5 नाम जोड़ूंगा उस पर आप लोग कोई कुछ बोलेंगे नहीं, बोले हाँ ठीक है, मैं लिस्ट वो देंगे उसमें नाम मुझे जोड़ना। तो जो लोग नहीं, ऐसा सिचुएशन है, मुझे पहले कई लोग मैसेज किए, मुझे कुछ लोगों का ध्यान भी है, लेकिन कहीं गलती से कोई नाम छूट न जाए, मैं इसलिए कर रहा हूँ। कहीं गलती छूट गया, आपने बोला देखिए सर ने मेरा नाम नहीं डाला, मुझे बोला था, ऐसा ना हो, मैं इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ से इंड कर, आप कुछ पूछना पूछिए, मेरी तरफ से क्लास में। हाँ देखिए भावना दी ने, ठीक है थैंक यू दी, भावना दी ने पासवर्ड चेंज कर दिया। हाँ मनीषा जी बोले। सर मैं ये मीटिंग आईडी चेंज हो गई है क्या? नहीं मीटिंग आईडी तो वही है दीदी। नहीं सर, 8 1 में कभी 6 बजे से मैं ट्राई कर रही हूँ, कनेक्ट नहीं हो पा रही, अभी 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले कनेक्ट हुई सर। क्या चीज समझा नहीं? मीटिंग आईडी वो 816 वाली थी ना लास्ट में। यही सभी लोग, आप लोग लेवल 3 वाली मीटिंग आईडी पे जुड़े हैं ना, वही दीदी। मैं अभी मुझे दीदी ने मुझे दूसरा आईडी दिया, उसमें मैंने ज्वाइन किया। नहीं दीदी मीटिंग आईडी वही लेवल 3 का ही है, देखिए। नहीं मेरे पास देखिए नंबर, आप नंबर कहीं जगह लिख लीजिए कि लेवल 3 का, जिससे आपको भूलेगा नहीं, मैसेज और डिलीट हो जाता होगा। अच्छा हाँ अभी जो है उसमें होएगी ना सर? अच्छा गोली खा लो फिर उन्हें। ये लेवल 3 का दीदी, इसमें लेवल 4 का मीटिंग आईडी अलग है। मैं अच्छा, तो अभी ये जो है अभी नंबर है उसमें होगी ना? अभी आप ये रोज इसी पे होगी, आपकी ये क्लास रोज इसी पे होगी। अच्छा ओके सर, मुझे वही जानना, क्योंकि मैं अभी ज्वाइन नहीं कर रही थी, 6 बजे से मैं नहीं वेट कर रही थी। 6:10 पे क्लास है, क्लास का टाइम 6:10 है। हाँ 6:10 से मैं ट्राई कर रही थी, ज्वाइन नहीं हो पाई सर। अच्छा हो गया दीदी, लेकिन यही आईडी है, ठीक है। चले फिर मैं इंड करता हूँ, ठीक है, प्रेयर करके इंड करते हैं। कल मैं स्वाध्याय का टॉपिक लूंगा, ठीक है, जिससे वो कल मैं आप सब लोगों के नाम का मतलब, जितना भी नाम है, किसी 1 2 लोगों का एग्जाम्पल लेके मैं बताऊंगा। तो पिछले बैच में शायद पिछले दिन मैंने बोला था मुक्ता दीदी विमल सर का, मैंने एक दिन क्लास बोला, तो मैं इन्हीं दोनों लोगों का एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करूंगा। पिछले इसके पहले बैच में किसी और का मैंने लेकर डिस्कस किया। तो और सब का नाम, अपने अपने नाम का सब लोग मतलब देखिए, कल से आप लोग अपने अपने नाम का मतलब जान जाएंगे। इस ब्रह्मांड में आपका क्या रोल है, हर आदमी में बताया ना कि हर, जैसे ट्रक में हर पहिए का अपना अपना रोल है, आपको क्या रोल इस ब्रह्मांड ने दिया है, ईश्वर ने क्या आपको रोल दिया, आपको वही करना है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। जैसे पूजा जी कर, अगर पूजा नहीं कर रही हैं तो इनका प्रॉब्लम है, साइलेंट और साइलेंट नहीं बन रहे हैं तो इनकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। विकास का मतलब तो बता दिया, विकास। अच्छा मेरे नाम का क्या मतलब है तो आप लोग पता कर बताइए, मैं कल बताऊंगा सबको। मेरे नाम का मतलब भी बताएं, हाँ बताऊंगा, ये बताऊंगा। चलिए फिर प्रेयर करके मैं ये करता हूँ। ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय
रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी का बताऊंगा कल, सभी के नाम का मतलब अगर किसी का नहीं बता पाए तो आप लोग अपने अपने नाम का मतलब ढूंढिए। कल मैं पूरा आपको तरीके से बताऊंगा इस ब्रह्मांड में आपका रोल क्या है, आपको क्या काम करना है, वो आपका नाम बताता है। ये आपका नाम कल से आप भूल जाइए, मम्मी पापा नहीं रखा, कल मैं बताऊंगा आपका नाम कौन रखा। किसी का नाम जितेंद्र है, ये नाम कहाँ से आया। किसी का नाम रविंद्र है, अनिका नाम है, ये मम्मी पापा ने नहीं रखा, ऐसा कुछ नहीं। ये आपको लग रहा है मेरी मम्मी ने रखा, मेरे पापा ने रखा, दादी ने रखा, ऐसा कुछ नहीं। सब संसार वाला खेल है। योग इस चीज को दूसरे तरह से एक्सप्लेन करता है, आपका नाम कहाँ से आया। तो कल मैं आपका नाम, ये नाम कहाँ से आया वो मैं बताऊंगा। चलिए मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। नमस्ते सभी को, सभी का दिन शुभ। जय श्री कृष्ण।